हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड के लिए जो आपकी जीके की क्लास दी जा रही है ना। सुबह 11 बजे आपको ये दे रहे हैं और अभी तक जितनी भी हमने क्लास से आपको करवाया था उन सब का हमने यहाँ पर रिवीजन भी करवा दिया है। और ये आपका जो लास्ट रिवीजन है, यानी देखा जाए तो इसमें जो आपके कठिन स्तर के क्वेश्चन हमने करवाया था उसका आपका रिवीजन है। और याद रखना है, ये जो जीके है वो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या हम हिंदी का फॉर्म भरे हैं तो क्या जीके पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जीके आपकी कॉमन है, आप चाहे हिंदी से हों या आप मैथ से हों या आप अर्थशास्त्र से हैं या आप सोशल साइंस से हैं, किसी से भी हैं, आपका वो पेपर 120 नंबर का तो होगा ही होगा, साथ में 30 प्रश्न आपको जीएस के भी आएंगे। तो आपको जीएस पढ़ना अनिवार्य है ना। इसलिए हम आपको ये जीके पढ़ा रहे हैं और जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है वो सबका रिवीजन आपका लगभग आपका हो गया है। और ये कठिन स्तर वाला आपका है जिसका रिवीजन आज हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। कल से हमारा क्या सिस्टम होगा, कल से और आपके 25 तारीख तक आपकी वही नई क्लास हम आपको टाइपिंग के माध्यम से फिर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और 25 तारीख से लेकर यहाँ पर देखा जाए आपके 1 तारीख के बीच में हम आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग मैराथन क्लासें आपको देंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, पर्यावरण, इन सब की मैराथन क्लासें देंगे। और इसके बाद 1 तारीख के बाद फाइनल रिवीजन आपका फिर शुरू हो जाएगा, ताकि हम 5 तारीख तक आपको हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करवा दें। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है ना। हम आपके कह सकते हैं लक्ष्य को पहले से ही यहाँ पर टारगेट करके ही पढ़ाते हैं कि कब हमको क्या देना है, क्या पढ़ना है और कब रिवीजन कराना है ना। इसलिए हमने यहाँ पर अभी आपको जितनी भी क्लास अभी तक दिया था सब का रिवीजन हमने यहाँ पर आज हमने करा दिया है, यानी 4 वीडियो में आपकी पूरे जीके का रिवीजन करा दिया है। इसी प्रकार से आपका हिंदी का रिवीजन हो जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से आप लोग वीडियो देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि आदिनाथ का जो है ना प्रतीक चिन्ह वो है वृषभ है। आदिनाथ का सजी क्या है, वृषभ है। मल्लिका नाथ की बात करते हैं तो जल कलश है। क्या है सजी, इनका जो आपका है वो आपका जल कलश आपका हो जाएगा, यानी सजी इसका एक बनेगा। मल्लिका नाथ का जल कलश है तो आप कहेंगे इसका सजी 4 हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सजी क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा, यानी इसके साथ आपका 3 हो जाएगा। सजी यहाँ पर दिया है संभवनाथ और संभवनाथ का हो जाएगा अस, यानी घोड़ा हो जाएगा, तो सजी यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए सजी क्या ऑप्शन बन रहा है, 1 4 3 2 बन रहा है। अब आप देखिए 1 4 3 2 जो आपका दिया है, यानी सजी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन को दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पर सम्राट है और आपका विरुद्ध दिया गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी कुछ आपके ऐसे सम्राट रहे हैं जिनकी कुछ उपाधियां आपकी रहे हैं, यानी अगर सुमेलित कर देते हैं तो सजी कैसे सुमेलित करेंगे। अशोक को यहाँ पर देखा जाए प्रियदर्शना नाम, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका 2 हो जाएगा इसके साथ। समुद्रगुप्त की जब बात करते हैं, देखो हमने कहा कि इनको प्रियदर्शन भी कहते हैं, प्रियदर्शनाम पी भी कहते हैं। जो समुद्रगुप्त थे उनको इन्होंने जो उपाधि धारण किया था वो पर क्रमांक, यानी यहाँ पर देखा जाए तो समुद्रगुप्त का जो हो जाएगा वो पर क्रमांक हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ पर क्या रखा था, विक्रमादित्य, तो आप कहेंगे सर विक्रमादित्य यहाँ पर आपका देखिए 4 दिया गया है। सजी स्कंदगुप्त दिया है और स्कंदगुप्त होता है क्रमादित्य, यानी यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पर 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमने कहा हमारी क्लास में कुछ सीखने के लिए जुड़ा करें। ऑप्शन में तो आपको पेपर में भी ऑप्शन मिलेंगे, है ना, आपको ऑप्शन में पेपर में भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम आपका फोकस रहता है इनको मिलाने में तो आपका दिमाग भी यही काम करता है, नहीं तो भी आपका दिमाग इनमें काम करने लगता है। ए के साथ बी कहाँ जा रहा है, बी के साथ सी कहाँ जा रहा है, 2 मिलाओगे 2 को छोड़ दोगे क्योंकि 2 मैच हो गए हैं, तो इसलिए फोकस आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, क्वेश्चन आपका 3 है। निम्न में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। सजी 3 नंबर की बात कर लेते हैं तो 3 का ऑप्शन में से हो जाएगा बी नंबर। ये नहर का है जो नाम है सबाह नहर है। क्या है सर जी, ये जो सबाह नहर है ना, ये मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की यहाँ पर राजबवाह को पुनर्जीवित कर साहब नहर हो गया। क्वेश्चन आपको देखो 4 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहा है कुछ संधियां दी गई हैं, जैसे इलाहाबाद की संधि याद रखिए, अगर आपने पढ़ा हो कि इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765, यहाँ पर देखो है कहीं, देखिए आपको मिल गया 65 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और अगर हम आपको ऑप्शन दिखा देते ना तो अगर आपका 4 दिया होता तो आपका दिमाग यहीं पर आता है, इसमें और इसमें, है ना। तो ये तो पेपर वाला काम है ना, आप लोग सीखने के लिए हिसाब से यहाँ पर है, तो सीखने के लिए तो आपको पूरा जो नॉलेज होना चाहिए। इलाहाबाद में तो सॉरी आपको पेपर में तो ये ऑप्शन मिलेंगे, आराम से मिला लीजिएगा। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी आपके 1765 में हुई थी। सर जी मंगलौर की संधि कब हुई थी, ये 84 में हुई थी, यानी मंगलौर की संधि 1784 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। साल बाई की संधि कब हुई थी, साल बाई की संधि बताइएगा, किसी को याद है 82 में,
याद रखिए 1782 में हुई थी साल भाई की, तो यहाँ पर सर जी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मद्रास की संधि जो आपकी हुई थी ये आपकी 69 में हुई थी, है ना, 69 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप मिला दीजिए 4 2 1 3, 4 2 1 3 है, 4 2 1 3, देखिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पर है, राइट हो गया। क्लियर है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर जी इनमें से सबसे पहले युद्ध जो आपके मालूम होना चाहिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो आप कहेंगे बिलग्राम ये कन्नौज का युद्ध होता है, ये होता है सर जी 1740 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ये 1540 में हुआ था भाई, ये हुआ था 1540 में हो गया। चलिए सरनाल का युद्ध किसी को पता है, ये हुआ था 1572 में, 1572 में। सर जी धर्मत का युद्ध आपने ना सुना होगा औरंगजेब से रिलेटेड, ये हुआ था 1658 में हुआ था। अब यहाँ पर देखो जजाऊ का युद्ध दिया है, जजाऊ का युद्ध है ना, ये सजी हुआ था 1707 को हुआ था। अब आपसे कह रहा है सजी क्रम से आपको एडजस्ट कर देना है, और जब क्रम से आप एडजस्ट करोगे तो आपको पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 40 है, यानी यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर 72 वाला है, यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर दिया है, तो आपका बी कर दीजिएगा, यहाँ पर सी कर दीजिए, और यहाँ पर आपका डी हो गया। कुल मिला के इस प्रकार से बनेगा। तो ये यहाँ पर देखिए आपका ये वाला है, यानी 5 नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इसका आंसर राइट हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो अगला दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कुछ आपके प्रपात हैं। हुंडरू प्रपात दिया है स्वर्ण रेखा नदी पर, ये बात सही है कि नहीं सही है भैया, कमेंट करो फटाफट। हुंडरू जो जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी में है, जो कि आपके कहां पर है, रांची में है। रांची में आपका है दोस्तों, याद रखना है ना। इस राज्य का सबसे ऊंचा है, यानी आप कहेंगे सर पहला तो आपका सही दिया गया था, यानी पहला तो सही है। फिर दिया गया चचाई प्रपात दिया गया है, क्या है, बीहड़ नदी में। चचाई जो आपका प्रपात है दिया गया है बीहड़ नदी में, तो हमने कहा चचाई जो आपका दिया गया है ना, ये सर जी आपका जो है ना, यही चचाई जो आपका बीहड़ नदी कौन सी है भाई, बीहड़ नदी, यानी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पास ये रीवा में बहती है, ये भी आपका सही है। सर जी धुआंधार जलप्रपात भी आपका सही है। सर जी बूढ़ा घाघ प्रपात दिया है कांची नदी में, क्या दिया है, कांची नदी में। तो भैया याद रखना बूढ़ा घाघ जो प्रपात है ना, ये झारखंड में ये ऊंचे प्रपातों में आता है। और याद रखना है बूढ़ी नदी पर आपका है, याद रखना किस नदी पर है, तो आपकी बूढ़ी नदी पर आपका है, बूढ़ी नदी पर है, ये आपका बना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गलत है ऑप्शन आपका डी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट कौन सा है, आप कहेंगे ये वाला पूर्वी घाट आपका है, तो सर यहाँ पर सबसे बड़ी लैगून चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, क्वेश्चन नंबर आपके 8 में आते हैं। 8 नंबर आपसे क्या दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो सर जी भ्रंश घाटी के लिए ये दामोदर घाटी हो जाएगी ना, यानी दामोदर घाटी जो आपकी है ये झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है ना, वहां से निकलती है, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, हुगली नदी से मिल जाती है ना, और ये भ्रंश घाटी से बहती है। और इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, यानी बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि अचानक इसमें भी बाढ़ आ जाती है। तो आपका भी हो जाएगा। सजी मिलान करना शुरू कर दीजिएगा, फसल है और आपका मौसम है। अब ये बताइएगा कि जो सूरजमुखी होते हैं, यानी सूरजमुखी जो आपका है, सूरजमुखी, ये बताइए सूरजमुखी वाला जो आपका है हर मौसम में मिल जाता है क्या। सूरजमुखी जो आपका क्या हर मौसम में मिल जाता है, तो आप कहो सर जी चलिए हर मौसम को लगा देते हैं, फूल है, हो सकता है हर मौसम में मिले, तो यहाँ पर हम आपको 4 को कर देते हैं, चलो 4 कर दीजिएगा। खरबूजा तो आपको गर्मी में ही मिलेगा, है ना, खरबूजा जो आपका है ये गर्मी में, यानी जायद की फसल होती है, 2 से मिलान कर दीजिएगा सर जी। कपास खड़े हो, खड़े से हो जाता है खरीफ फसल, यानी कि आप कहेंगे सर ये आपका 1 हो जाएगा। और अलसी जो आपका है ना, वो आपका देखा जाए तो रबी यानी सर्दी का है, तो सर जी 3 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से बनेगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सही आइएगा, क्वेश्चन आपका दिया है 10 नंबर में, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो हमने कहा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथियों के लिए आपका है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हंगुल है, हंगुल है क्या, पहले समझिएगा हंगुल क्या है। तो हंगुल ये 12 सिंघे की प्रजाति होती है, इसे कश्मीरी 12 सिंघा भी कहते हैं, इसे कश्मीरी 12 सिंघा भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है, यानी ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक पशु भी आपका जो हंगुल है। यानी हम कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर आपका गड़बड़ हो रहा है, बी के साथ हो रहा है। मानस वाले में देखा जाए तो हाथी भी मिल जाते हैं, गैंडे भी मिल जाते हैं, इस हिसाब से जो आपका आंसर है सर जी ना, ये आपका पेरियार वाले में हाथी आपको मिलेंगे, यानी यहाँ पर हाथी आपका होता है, हंगुल होते हैं कहां पर, जम्मू कश्मीर में। ये ऑप्शन आपका बी वाला गड़बड़ है। बात समझ में आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। यानी अगर देखा जाए आर्थिक के हिसाब से, क्या दिया है सर जी, आर्थिक के हिसाब से, तो आर्थिक के हिसाब से सर जी नंबर 1 में चलता है। लेकिन सर जी यहाँ पर देखा जाए लिंगानुपात की बात आते हैं तो हरियाणा आपका है, मालूम है हरियाणा वाले लोगों में, है ना। यहाँ पर देखा जाए खाने पीने में ध्यान देते हैं, है ना, आर्थिक दृष्टि से भी बढ़िया है क्योंकि खेती किसानी अच्छी होती है। लेकिन भैया लिंगानुपात यहाँ पर बहुत ही कम है ना। यहाँ की देखा जाए तो बहुत लड़के बिना शादी के ही रह जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर है ही नहीं है।
यहाँ पर देखा जाए तो 1000 अगर लड़के हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो 800 कितने भैया, 8 7 9 इतने लड़कियां हैं। अब सोचो कि इनमें से यहाँ पर जो बाकी बचते हैं वो मतलब बिना शादी के ही रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर जी जब बात आती है ग्रामीण जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जो आपका सर जी प्रयागराज है ना, प्रयागराज है, यहाँ पर आपकी ग्रामीण जनसंख्या क्या है सर जी, सर्वाधिक हो जाएगी। बात क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात आपका न्यूनतम आपका है, चाहे वो ग्रामीण हो और चाहे आपकी शहरी हो। तो सर जी ये आपका हरियाणा है। क्या होना सर, हरियाणा हो जाएगा। चाहे ग्रामीण में देखो चाहे शहर में देखो, वहां पर लिंगानुपात न्यूनतम है। क्वेश्चन आपका दिया है सर जी आपसे सूची फर्स्ट में आपसे दिया है झील और उसकी लोकेशन आपसे पूछ रहा है। तो हमने कहा सर जी साला झील ये कहाँ पड़ती है, अभी आपके किसमें पूछा गया था, एक परीक्षा हुई थी आपकी जूनियर असिस्टेंट्स में, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। साला झील जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, इसके साथ मिलान करिएगा। बड़खर जो आपकी झील है, बड़खर झील आपके हरियाणा में है। कहां पर, हरियाणा में है। सर जी लोकटक झील मणिपुर में है, और काली बेली जो आपकी है वो सर जी तमिलनाडु में है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 वाला ही सिस्टम बिल्कुल बराबर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी की जब सब्जी बात होती है ना, तो आपका नाम आता है किसका, ये आपका है सर जी हिमाद्री है, अरावली है, पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है। अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए सर जी नवीनतम श्रेणी कहते हैं किसको है। तो आप कहेंगे सर नवीनतम श्रेणी जो कहते हैं वो किसको कहते हैं। भाई अरावली कैसे होगी, ये तो प्राचीनतम है ना, ये तो विश्व में भी प्राचीनतम आ जाती है जब आपकी आती है, तो ये आपकी प्राचीनतम है भाई साहब, ये प्राचीनतम आपकी है, ये प्राचीनतम में आती है। नवीनतम में आता है भारत का हिमालय, है ना। क्या होता है सर जी, नवीनतम आता है हिमालय। और हमने आपको बताया है जो हिमालय है ना, उसका विस्तार जो आपका है ना कहां तक है आपको मालूम है। हिमालय जो आपका शुरुआत यहां से होता है, ये जो आपके 7 सिस्टर है, और जो अंडमान निकोबार आपका है ना, ये जो आपका पूर्वी घाट है ना, ये हिमालय का ही भाग है। बस ये समझिए कि यहाँ का भाग उठा हुआ है और यहाँ का भाग नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पानी की वजह से डूबे हुए द्वीप आपके हैं। तो ये जो पूरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप वगैरह है ना, ये सब हिमालय का ही भाग आपका होता है। इसलिए पूर्वी घाट को हम हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, हिमाद्री कहते हैं। और हिमाद्री कहते हैं तो आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर आपका राइट हो गया। बात समझ में आ गया ना। ये जो हिमाद्री है वो पूर्वी हिमालय को कहते हैं, ये पूर्वी घाट को कहते हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है यहाँ से यहाँ पर 7 सिस्टर्स, अंडमान निकोबार, ये सब हिमालय का ही भाग है ना। ये वाला उठा वाला भाग जो भाग था ना, वो आपका अरावली वाला भाग था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब इसका निर्माण सर जी कैसे हुआ, है ना, निर्माण कैसे हुआ हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप लोग लेवल की तैयारी कर रहे हो। छोटे एग्जाम होता तो ना बताते, आप एग्जाम को बता दे रहे। जैसे आपको क्या हुआ, एक प्लेट यहाँ पर आ रही है, दूसरी प्लेट यहाँ पर टकरा रही है। ये पुरानी वाली प्लेट आपकी है, जैसे गोंडवाना लैंड वाली है, ये इतनी स्पीड में आ रही थी, इतनी स्पीड में आ रही थी कि इस वाली प्लेट से जब अचानक कोई टकराता है ना, जैसे आप लोग इमेजिन करिए कि एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, जब टकराती है तो इसके पीछे वाला गाड़ी का पहिया उठ जाता है और आगे वाला दब जाता है ना, होता है ना, और बीच में फोल्ड हो जाता है तो थोड़ा सा उठ जाता है। वही सिस्टम यहाँ पर आपका हुआ है। तो ये नवीनतम बन गया और पीछे वाला थोड़ा सा उठा आपका जो जरूर था, लेकिन बाद में नीचे गिरेगा तो वो ढालू हो गया। यानी यहाँ पर कह सकते हैं ये प्राचीनतम होगा और ये नवीनतम हो गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सुमेलित करना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 16 नंबर में राष्ट्रीय उद्यान है और आपका राज्य दिया है इंद्रावती है, कहां पर, मिलान करिएगा। चलो भैया, कुछ लोगों को लाइव क्लास ही पसंद आती है ना, तो लाइव क्लास लिया करिए, है ना। बाकी हम रिकॉर्डेड क्लास में आपको कंटेंट में कमी नहीं रखते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोगों को लाइव क्लास ही पढ़ना है। वो चाहे लाइव क्लास आपकी ग्रुप डी की हो, चाहे लाइव क्लास एलटी ग्रेड की हो, चाहे वो लाइव क्लास किसी चीज की हो, लेकिन लाइव ही किसी को पसंद होती है, तो लाइव ही पढ़िए भैया। यहाँ पर देखो हमने कहा राष्ट्रीय उद्यान दिया है इंद्रावती, तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में मिलेगा। इंद्रावती जो आपके है छत्तीसगढ़ में है। मुल्लेम जो आपका है, मुल्लेम ये सर जी आपके गोवा में है, गोवा में है। कलेसर जो आपकी है, कलेसर जो आपका है ना, ये कहाँ मिलेगा, ये सर जी हरियाणा में है, कलेसर हरियाणा में है। और बेतवा जो सर जी आपके है, बेतवा जो आपका बचेगा वो आपका झारखंड में पहुंच जाएगा। फिर जब ऑप्शन एक ही बच रहा है तो ये बन जाएगा। यानी यहाँ पर मिलान कर लीजिए सर जी, पहला आपका 4 था, यहाँ पर सर जी 3 था, यहाँ पर 2 था और 1 था। 4 3 2 1 ऑप्शन बनेगा, 4 3 2 1 ऑप्शन बन गया। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कह रहे सर जी खनिज दिया गया है और उत्खनन शहर आपसे पूछा गया है, तो सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो कह रहे तांबा दिया गया चित्रदुर्ग में। क्या दिया है, तांबा दिया है चित्रदुर्ग में। तो भैया ये बताइएगा चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है, तो हमको तो पहला ही डाउट आपका हो गया है। तो यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी भीलवाड़ा राजस्थान में है, और जब राजस्थान में है, राजस्थान में अभ्रक आपका पाया जाता है। ठीक है, कहां पर, यहाँ पर जो आपका है अभ्रक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में 2 मैच नहीं कर रहे हैं,
एक तो सर जी ए वाला है और एक तो आपका सी वाला है, तो इसका ए और सी दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी हमने कहा सर जी तांबा जो आपका चित्रदुर्ग करना मैग्नीज और इसी चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तांबा के लिए नहीं, तो इसके ऑप्शन ए और सी आपके आ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे अच्छा देखो दिया तो गया है भाई देखो भाई यहाँ पर कूट दिया गया है, हम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, कूट दिया गया है ना। तभी तो कुछ ना कुछ डाउट हो रहा था कि सही भी है और गलत भी है, लेकिन क्या है कूट हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी ध्यान नहीं दिला रहे हो। अब देखिए कूट के हिसाब से चलना है ना, अब आपको कूट के हिसाब से चलना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए कूट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी जो 1 दिया गया था और 3 दिया गया था, है ना, और 1 3 देखो ऑप्शन सी दिया गया है। हमने कहा 1 गड़बड़ था और यहाँ पर आपका सी गड़बड़ था, और देखिए आपका आंसर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो ए दिया है और आपका सी दिया है वो मैच नहीं कर रहा था, ये गड़बड़ है, वही इसका आंसर आपका सी दिया गया है। देखो मैच करवा दिया कि नहीं करवा दिया, हो गया ना। हाँ, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या होता है। यानी आप ऊपर की ओर देखो तारा मंडल में, है ना, कबहू कबहू का होता है ना, जब तारे आसमान में बहुत अच्छे अच्छे निकले होते हैं, खूब तारे आते हो, तो कभी नजर उठाकर देखना तो तारों की एक आकृति मिलेगी, एक क्रम से मिलेगी, व्यवस्थित तरीके से मिलेगी, और वो व्यवस्थित तरीका होता है उसको नक्षत्र कहते हैं। कहा कहते हैं सर जी, नक्षत्र कहते हैं, याद रखना नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, नक्षत्र कहा जाता है, नोट कर लेना है, नक्षत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नक्षत्र आपको मालूम है मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, अनुराधा, ये सब ढेर सारे आपको मिलते हैं जो कि आपके नक्षत्र होते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। तो सर जी पर्यावरण अधिनियम है और पारित किया गया था आपके 1986 में, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, याद रखना है 1986 में, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो वायु प्रदूषण के सूचक में नाम आता है लाइकेन का, इसका आता है सर जी यहाँ पर लाइकेन का नाम आता है, यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये भारतीय संविधान जो लागू हुआ ना ये कब हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, क्या हुआ था, तो ये तैयार हुआ था। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो सर जी यहाँ पर देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके होंगे नहीं, पटेल जी आपके है नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन आपके आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आया। यानी ये क्वेश्चन आपको सीटेट में भी पूछा गया था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुत्व, ये कहाँ की क्रांति से लिया गया, ये शब्द जो आया है ये कहाँ की क्रांति से, तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा है, ये फ्रांस की क्रांति का नारा है। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। सही दिया गया है पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है। तो याद रखना ये जो आपका गैस होता है, गैस की अवस्था जो होता है घनत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब इसको कैसे याद रखना है, हमने कहा था कि जैसे सर जी क्या होता है आपका चंद्रमा है, सॉरी आपका शनि ग्रह है और आपका पृथ्वी है। शनि ग्रह इतना हल्का है, इतना हल्का है कि अगर उसको पानी में भी डाल दिया जाए वो तैरने लगेगा, क्योंकि जो शनि ग्रह है वो गैसीय ग्रह है, और जो गैसीय ग्रह होते हैं वो सर जी क्या होते हैं, उनका घनत्व न्यूनतम होता है। समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या है। तो हमने कहा समुद्र का जल का नीला रंग होता है काहे के मारे, समुद्र जल में अशुद्ध वस्तु नहीं, पानी द्वारा रोशनी का छितराव हो जाता है, यानी जैसे ही आपकी प्रकाश पानी में जाता है तो उस प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है, और इस वजह से क्या होता है जल का रंग नीला हो जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सजी सार्वजनिक आपूर्ति है तो पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। यानी हम अगर बात करें कि सजी जो सार्वजनिक आपूर्ति करते हैं हम लोग पानी का यूज जो करते हैं ना, इसका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर देखा जाए तो 8.5 तक होता है। तो हमने कहा सर जी अब आप थोड़ा दिमाग तो लगा लेते हैं ना, यानी 6.5 से लेकर 8.5 होता है। ये हम लोग जो आपूर्ति करते हैं जो पानी होता है, एक शुद्ध पानी होता है जिसको 7 मानते हैं, जिसे बैटरी में डालते हैं। लेकिन आपको मालूम है अगर हम लोग 3.5 करेंगे तो ये खट्टा हो जाएगा। तो क्या आप खट्टा पानी आप लोग पीते हैं, आप लोग क्या खट्टा पानी पीते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग खट्टा पानी तो पीते नहीं है, याद रखना हल्का सा मीठा होता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 6.5 से लेकर 8.5 तक का जो पानी होता है वो हम यूज में लाते हैं, चाहे कपड़ा धुलने में चाहे पीने में। सर जी दिया गया है कि इनमें से कौन सी जांच है जो एल्केलाइड की मौजूदगी को दर्शाता है। तो यहाँ पर याद रखना है एक परीक्षण होता है मेयर्स टेस्ट। क्या होता है, मेयर्स टेस्ट, यानी कोकीन है, मार्फिन है, हेरोइन है, अन्य क्षारीय तत्व की पहचान के लिए एक समान परीक्षण होता है। यानी कोई गाड़ी चला रहा है ना, एक गाड़ी चला रहा है और इसके बाद पिए है दारू, है ना, पिए है यहाँ पर कोकीन हेरोइन का नशा किए हैं, तो उसके लिए टेस्ट होता है ना, देखे होंगे आप कभी कभी, उसको मेयर्स टेस्ट कहते हैं। तो आप आंसर सजी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी 1 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि बात हो रही है मांडी की।
मांडा नहीं दे रहा है, मांडा होता तो जम्मू कश्मीर होता। ये जो आपका मांडी है वो आपके सजी उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। मुजफ्फरनगर जो आपका जिला है वहां पर आपका है, जो कि ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का जो संबंधित है वो किसके लिए होता है। यानी अघन्य शब्द जो कहा गया है, अधन्य शब्द जो कहा गया है वो सजी गाय के लिए है। यानी अधन्य मतलब होता है ना मारने योग्य। यानी देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सजी सी नंबर, ये गाय के लिए बोला गया है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दिया था, यानी ये भी सही दिया है। यानी देखा जाए अकबर ने वो चीज जो आज के समय में चल रहा है ना, आज के समय कहते हैं कि लड़कियों को उनकी इच्छा के अनुसार शादी करना चाहिए, ऐसी सोच अकबर था। और अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए आज की सोच सोचो, अकबर ने अपने 16 साल, है ना, कितना 1600 की बात है ना, तब यहाँ पर किया था, समझो, है ना। तो आप कहेंगे दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही हैं, इसलिए कहते हैं अकबर महान था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। पहला ऑप्शन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है सजी दाम जो आपका है ये ताम्र की मुद्रा होती थी। देसाई सजी राजस्व अधिकारी है। यहाँ पर देखा जाए दीवान जो आपका है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब एक प्रकार का कर दिया गया है कि सजी जरीब जो आपका है एक प्रकार का कर है। तो जरीब आपको मालूम है लंबाई मापने की इकाई होती है ना, ये जरीब जो आपकी होती है, लेखपाल वाले जानते होंगे, जरीब जो होती है ये नापने की इकाई है। यानी जरीब से क्या किया जाता है, नापा जाता है, यानी नापा जाता है, नाप तौल की है इकाई है, नाप की इकाई है, यानी नापा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्वेश्चन आपका 5 है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। यानी ऐसा शब्द जो कहा था वो आपके किसने कहा था, तो ये सजी जीबी मैकाले हैं। कौन है, यहाँ पर देखा जाए तो सजी जीबी मैकाले ने क्या बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सजी आपका बी हो जाएगा। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर आपका दिया गया है और आप कहेंगे सर ये जो आपकी संधि हुई थी ना, ये संधि जो आपकी है वो कर्नाटक के समय है। यानी देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कि जो एला सेपला की जो संधि है क्या ये पहले ऑप्शन में है या दूसरे ऑप्शन है। आपसे सही कूट के साथ आंसर आपका मांग रहा है। तो सर जी प्रथम कर्नाटक युद्ध तो हुआ था 1746 के समय हुआ था और ये फ्रांसीसियों का जो पांडिचेरी में आपका था, है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका मद्रास वाला, तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सर जी कौन सा आपका हो सकता है, कर्नाटक वाला है। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था जिसमें से मद्रास की जीत हुई थी, अंग्रेजों को परास्त हो गया था, फ्रेंच सेना ने किया था। इसका मतलब है यहाँ पर इसका जो आपका दिया गया है ना कि सही आपका उत्तर इनमें से कौन सा है। तो सही उत्तर की बात करते हैं तो दोनों ही पॉइंट आपके सही हो रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पर कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और मद्रास जो आपका था अंग्रेजों को पुनः हो गया, तो दोनों पॉइंट इसमें भी आपके सही आपके थे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया है। यानी सर जी 7 की बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर में यहाँ पर देखो बाल गंगाधर तिलक जो आपके रहे ना, बाल गंगाधर तिलक, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया है, जबकि लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, है ना, ये सभी लोगों ने किया है। तो इसका जो आंसर है आपका सजी बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ग्रंथ दिया गया और आपसे रचयिता पूछा गया है। हमने कहा रागमाला जो आपका है ना, रागमाला, ये रागमाला जो आपका है पुंडरीक विठल का है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जो आएगा वो 3 में आएगा, यानी आपका 3 हो जाएगा। रस कौमुदी सर जी किसका है, रस कौमुदी ये श्रीकंठ का है, यहाँ पर याद रखना ये सर जी श्रीकंठ का है। राग विबोध जो आपका है वो किसका है, राग विबोध, ये सर जी आपका किसका है, राग विबोध जो आपका है ये किसका है, तो सोमनाथ का है। यहाँ पर सर जी क्या आएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका 4 था। चतुर्दशी है ना, चतुर्दंडी प्रकाशिका जो आपकी है वो आपके सजी वेंकट रमन हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। जीके पढ़ने में आपको मन नहीं लग रहा होगा, है ना, लेकिन जब पेपर दे के आना तब आप कहोगे ना जीके हमारा गड़बड़ हो गया है। पिछली बार का भी पेपर आप देख लीजिएगा। अगर वास्तविकता में आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं कि हमको इस बार को जॉब लेना है तो सीरियस होकर ही पढ़िएगा, क्योंकि आपको मालूम है पिछली बार का जीके आप लोगों के धुएं धुएं कर रहा था। तो आप सोचो 2025 चल रहा है, वो समय 2018 था। तो अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आप रोओगे। याद रखना पहले मैंने बता दिया है, हिंदी से सब कुछ उद्धार नहीं हो जाएगा कि हिंदी से उद्धार हो जाएगा, ठीक है, या आपको आपके सब्जेक्ट से उद्धार हो जाएगा। जब तक जीके सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे ना,
खिलवाड़ में समझोगे तो बाद में रोगे, देख लेना, है ना। देखो 3 4 1 2 दिया है, 3 4 1 2 यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, और जो हम आपको लेवल दे रहे हैं ना, यही लेवल भी आपका है। हमने बताया कि आपका जो पेपर कराता है वो कौन कराएगा, आपका यूपीपीएससी कराएगा, और यूपीपीएससी जो आपका कराएगा वो यूपीएससी के हिसाब से नहीं कराएगा, वो अपने हिसाब से कराएगा। तो हम आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो आरओ एग्जाम करवाता है वही आयोग आपका पेपर करवा रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी दिया है और कूट के हिसाब से आपसे आंसर पूछा गया है। तो कुल मिला के इस प्रकार से यहाँ पर आपको कूट करना है। तो हमने कहा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी दोडा बेटा है, तो तमिलनाडु को मिला देते हैं सर जी दोडा बेटा के साथ, है ना, यानी यहाँ पर इसको आपका आ जाएगा। तो हमने कहा सर जी ये 4 हो जाएगा। हम ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, ऑप्शन दिखाएंगे बाद में, क्योंकि आपको याद करना है, यहाँ पर ज्ञान लेना है, ना कि आंसर मारना है। कोई पेपर नहीं है, यहाँ पर आपको रटना है। आंसर दिखा देंगे तो आपका दिमाग आंसर के हिसाब से भगने लगेगा। 2 सवाल करोगे, 2 मिलाओगे, इसके बाद कहोगे सर जी मिला दो, आंसर सी कर दो, वो हम नहीं कराते हैं। राजस्थान दिया है तो हमने कहा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, गुरु शिखर आती है। सर जी बिल्कुल सही है, गुरु शिखर मिला दो, 3 हो जाएगा। नागालैंड की सर जी अब बात करते हैं, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर सारामाकी जो आपका दिया गया है, यानी नागालैंड की आपकी 2 हो जाएगी, है ना। मध्य प्रदेश की सर जी धोपगढ़ हो जाएगा, यानी इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब आप मिलान करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद तो आप आंसर देखिए 4 3 2 1। तो सर जी 4 3 2 1 देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक कारक था। तो सर जी मंदाकिनी नदी में 2013 में एक बाढ़ आ गई थी, और वो जो बाढ़ आई थी वो अचानक से आई थी। यहाँ पर देखा जाए तो अचानक से प्रस्फोट हुआ। ये सर जी आपका है कारक जो आपका है चोराबारी झील है। क्या है सर जी, यहाँ पर देखा जाए तो आपका चोराबारी जो आपकी झील है, इसमें अचानक प्रस्फोट हुआ, और प्रस्फोट होने के बाद यहाँ पर अचानक से यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। साथ ही याद रखना है, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो हमने कहा सर जी जब का आपको दिया है तो का से होता है कावेरी। क्या होता है, कावेरी होता है। तो भैया याद रखना है 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कावेरी हो जाएगा, याद रखना कावेरी। अगर हम बोले दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण गंगा जो आपका कहा जाता है दक्षिण गंगा, या वृद्ध गंगा कहते हैं, वो आपको किसके कहते हैं, गोदावरी को। तो यहाँ पर सर जी याद रखना दक्षिण की गंगा जो आपका है वो सर जी कावेरी होता है, यानी फर्स्ट नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। बात कर क्लियर हो रही है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जल धारण जो आपकी क्षमता है इनमें से आपकी है क्या, तो इनमें से जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका क्या बन जाएगा। तो हमने कहा सर जी जल धारण में सबसे पहली मिट्टी आती है, यानी जो दोमट आपकी होगी, जिसको मृतिका कह देते हैं। इसके बाद गाद है, फिर आपकी बालू है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना जल धारण जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों के आकार में, है ना, जिसमें रंध्र के बड़े आकारों के बीच में जल क्या क्षमता यहाँ पर हो जाती है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सर क्वेश्चन 13 है और आपसे दिया है राष्ट्रीय पार्क और आपसे राज्य दिया गया है। हमने कहा वो दिया गया दची ग्राम, और दची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। आप कहेंगे सर जी 2 आपका हो जाएगा। पापी कोंडा जो आपका है ये सर जी आपके आंध्र प्रदेश में है, आप कहेंगे सर जी फर्स्ट आपका हो जाएगा। सरिस्का जो आपका दिया गया वो सर जी राजस्थान में है, आप कहेंगे सर जी 3 हो जाएगा। बांदीपुर जो आपका दिया वो सर जी आपके कर्नाटक में है, यानी इसका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी 2 1 3 4 ऑप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 1 3 4 देखो ऑप्शन आपका भी नंबर है, राइट हो गया है। सर जी क्वेश्चन आपका 14 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो ज्वरीय ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र में से है, यानी ज्वरीय ऊर्जा जो होती है वो कहाँ पर मिलेगी, बताओ। हमने कहा है जो ज्वरीय ऊर्जा होती है सर जी, ज्वरीय ऊर्जा जो उत्पादन होगी वो कहाँ पर होगी, जो समुद्र का किनारा होगा। और समुद्र का किनारा सर जी जो आपका है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, और आपका कच्छ की जो खाड़ी है। अब आपने कभी अगर ये पढ़ा हो कि नहीं यहाँ सर जी भारत में ज्वार भाटा जो आते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं, गुजरात में आते हैं। गुजरात में सर जी आपकी खंबात की खाड़ी है। सबसे ज्यादा जो आपकी भूकंप हो गया वो आते हैं ज्वरीय, यानी कि ज्वार भाटा वो आपकी खंबात की खाड़ी में है। तो बस वहीं से इसको मैच करना, ऑप्शन आपको उसे लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है। और 15 की अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर जी कौन सा नहीं सुमेलित है, आपकी जनजाति है और आपकी अवस्थिति है। अंगामी जनजाति आपका नागालैंड आपसे दिया गया है, बिरहोम जनजाति आपकी झारखंड में है, खस जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश दिया गया है ना। कौन है, खस जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश में दिया है। तो हमने कहा खस जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, खस भाषा भी होती है, जैसे आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर सिक्किम आपके हो गया, है ना। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये खस जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। टोडा आपकी तमिलनाडु में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका मैच नहीं कर रहा था, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत
कुल जनसंख्याओं के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम पूछा गया है। यानी जनसंख्या के हिसाब से सर जी जो आपका न्यूनतम है वो आपका है कौन? यहाँ पर देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश आपका है, याद नहीं किए, उत्तर प्रदेश जो आपका है कुल जनसंख्या के हिसाब से इसका जो परसेंटेज है वो आपका कम है। याद रखना है एसटी की बात किया है, यानी एसटी जो आपकी है यहाँ पर 0.6 ही है। अगर इसके परसेंटेज के हिसाब से बात करें कि यहाँ की जनता जो आपकी है उसमें एसटी की जो संख्या है वो 0.6% है। और इसके बाद बिहार में देखा जाए तो बिहार में जनसंख्या जो आपकी इनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.3% आपकी है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो सजी तमिलनाडु में जो आपकी है 1.1% आपकी है। और केरल की बात करते हैं तो यहाँ सजी 1.5% आपका है, तो सबसे कम पूछा गया है। तो जनसंख्या के हिसाब से एसटी आपको उत्तर प्रदेश में कम हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी यहाँ पर आई है? 17 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर जी ये जो आपका नागालैंड है ना, क्या है? नागालैंड है। यहाँ पर याद रखना इसका जो आपका आंसर है वो आपका 17 नंबर में जो आपसे बनेगा वो ए हो जाएगा। नागालैंड में यहाँ पर कमी देखने को आपको मिलेगी, याद रखना है। क्लियर है? सर जीके की क्लास जीके टेलीग्राम पर नहीं आती है, तो जीके की क्लास हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं, टेलीग्राम पे थोड़ा पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ाते हैं वो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, टेलीग्राम पे नहीं पढ़ाते हैं। टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दी जाती है और कभी कभी जो आपकी जरूरी आपकी पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है। बाकी हमने कहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं। आप जीके की अगर तैयारी करना चाहते हैं, पूरे 1 साल के लिए कोर्स आपका है और आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, आपको हर चीज की देखिए हम यहाँ पर एक ही आपको ओपन करेंगे। यानी हमारे जीके कोर्स में आप हिस्ट्री ओपन करेंगे तो एक आपको सबसे पहले ई बुक मिलेगी। और ये ई बुक आपकी ऐसी है कि आप मार्केट में जाओगे ना तो वहां पर आपको कम से कम 1000 रुपए दे के आओगे तब आपको इतनी ढेर सारी बुक मिलेंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी जीके की आपकी पहली आपकी बुक होगी जो कि आपके किसमें, ये आपके जीके वाले कोर्स में होगा। आपको हर एक टॉपिक आपको देखो दिया गया है, थ्योरी से आप पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर आप देखिए आपको बेहतरीन प्रकार से आपकी थ्योरी है, इसको आप थ्योरी से भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी आपको बेहतर तरीके से आपको थ्योरी के माध्यम से है। हालांकि इसका प्रिंट नहीं निकलेगा, बाकी आपको क्लास में पूरे 1 साल तक आप रहेंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे। एक एक पॉइंट आपका है, रोपड़ है, लोथल है, किसी के बारे में पूरा का पूरा आपका है थ्योरी। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी है, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी आपको है। और ये किताब आप लोग जो ये आपकी कोर्स है ये जीके का आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी आपकी होगी। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। यानी आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, आपको यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखो ये सब आपकी व्यवस्था आपकी की गई सिर्फ 99 में। तो इसमें आपको ई बुक भी आपकी है, इसके बाद वन लाइनर भी आप ओपन करेंगे, आप वन लाइनर भी इसमें प्राप्त करेंगे। हिस्ट्री की जो वन लाइनर है ना, तो हिस्ट्री के वन लाइनर भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसके बाद प्रैक्टिस से लगाने को भी मिलेगा। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में है। यानी यहाँ पर आपका हिस्ट्री हो गया, इसके बाद आपका पॉलिटी हो गया, यानी इसके बाद आपका यहाँ पर साइंस हो गया, सब चीजों की आपकी है, ठीक है ना। बाकी हमने कहा है कि भैया हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के लिए आपका अलग से बना हुआ है। यानी यहाँ पर अगर हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं तो आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, वहां पर आपको हिंदी साहित्य की थ्योरी प्रिंट आउट के हिसाब से है, यानी इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है, वो भी 99 रुपए में है, ठीक है, वो भी आपका 99 रुपए में है। और हमारी जो आपकी थ्योरी होगी वो पूरी यूट्यूब से हटकर आपकी है। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो भी आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये हमारी सब चीजों कंटेंट सिर्फ 99 में अलग अलग आपका है। हमने कहा है कि अलग अलग आपका है। आप जीके लेंगे तो 99 में, आप यहाँ पर हिस्ट्री आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य लेंगे तो भी आपके होंगे, ठीक है। तो ऐप में जुड़कर अपने इसका फायदा उठा लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेलीग्राम पे देखिए नोटिफिकेशन आता है और 99 रुपए में अगर आपको हम कोर्स दे रहे हैं इतना सब ढेर सारा, तो आप उसको मौका ना गवाइएगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मौके के इंतजार में रहिए तो रखे रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 18 में आते हैं। सर ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है कश्मीर घाटी जो आपकी स्थिति कहाँ पर है। और हमारे कोर्स में टेस्ट सीरीज भी आपकी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज भी है ना। मतलब कि हमारे कोर्स में टेस्ट सीरीज भी आपको हर एक एग्जाम की, चाहे रेलवे को दो चाहे किसी को दो, टेस्ट सीरीज भी आपको हर कोर्स के साथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 18 में आते हैं। कश्मीर घाटी जो आपकी है सर जी कहाँ पर है 18 नंबर में। तो सर जी कश्मीर घाटी जो आपकी है ना वो आपकी जो पीर पंजाल है और जो आपकी हिमाद्री पर्वत श्रेणी है इनके आपके मध्य आपकी पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं जो आपकी कश्मीर घाटी है वो आपकी कश्मीर घाटी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के मध्य आपका आंसर आपका भी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिएगा और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। यानी सर जी पश्चिम से पूर्व की ओर आपको जाना है। तो हमने कहा पश्चिम पूरब तो आप लोग जानते हो ना, ये आपका सर जी पूरब है, यहाँ पर आपका पश्चिम है। अब आपको इस क्रम में आपको चलना है, ये कौन सी आपकी कहाँ पर पड़ेगी। अब आप देखिएगा पश्चिम से पूर्व के हिसाब से चलना है। तो हमने कहा सर जी 19 नंबर आपका दिया गया है। तो आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो चंबल दिया गया है, यहाँ पर सिंध दिया गया है, यहाँ पर बेतवा है, फिर आपकी केंद्रिया है। ये आपकी पश्चिम से पूर्व की क्रम है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। सर जी भारत में मिट्टी बचाओ जो आपका आंदोलन है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, 20 नंबर आपसे दिया गया है। और 20 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है ये जो दरभंगा जो आपका है बिहार में है, ठीक है ना। ये दरभंगा कहाँ पड़ता है सर जी, बिहार में पड़ता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था मिट्टी बचाओ आंदोलन।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया है श्याम विवर जो होता है क्या होता है, पढ़े होंगे। श्याम विवर को बोलते हैं कृष्ण विवर, या इसी को हम सर जी और भी कुछ बोला जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक प्रकार से जैसे आपका ब्लैक होल जैसी घटना से जुड़ा हुआ है, श्याम विवर या कृष्ण विवर कहते हैं। और ये सजी होता है सिमट गया जो तारा होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सिमट गया तारा या हमको कृष्ण विवर कहते हैं, इसको ब्लैक होल कहते हैं। यानी किसी तारे का जो जीवन काल है उसका अंतिम समय होती है, और इस अवस्था में तारा जो होता है मृत्यु को ग्रसित हो जाता है और सिमट जाता है। और ब्लैक होल जो थ्योरी है यानी कृष्ण विवर है, उसका सिद्धांत जो दिया था चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने दिया था। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर श्याम विवरण जो होता है वो सिमट गया तारा होता है, जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि उसका जीवन खत्म होने वाला होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है। हमने कहा नवीकृत ऊर्जा और अनवीकृत ऊर्जा में अंतर आपको पता होगा। नवीकरणीय ऊर्जा जो आपकी होती है, जैसे हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, वायु से लेते हैं, बायोगैस से लेते हैं, लेकिन सर पेट्रोलियम जो आपका है ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। यानी पेट्रोलियम, कोयला, ये तो सब्जी पहले से चलते आ रहे हैं जब जो प्रदूषण को फैलाते हैं, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा जो होते हैं वो प्रदूषण फैलाते नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो आपकी है ना, यह सर जी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। याद रखना, एक जो क्योटो प्रोटोकॉल आपका हुआ था ना, यानी देखा जाए तो यहाँ से आपका संबंधित है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुमेलित आपको करना है, एक युग्म आपका सही सुमेलित दिया गया है। तो सही सुमेलित है, आपसे कह रहा है अनुच्छेद 17 दिया है कानून की समझ समानता है, सही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर आपका 14 है, यानी फर्स्ट नंबर आपका गलत है। 15 नंबर आपसे दिया है राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव विरुद्ध गारंटी होगी, आप कहेंगे सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो आपका होता है राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग वचन किसी के हिसाब से आपका हो। नमस्ते भैया, नमस्ते। यहाँ पर देखो 14 नंबर दिया है सार्वजनिक रोजगार, ये तो आपका है नहीं है ना, तो आप कहेंगे सर जो ऑप्शन आपका बी वाला सही था वो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आपका बनता है सर जी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, यानी कार्यवाही रोक देना होता है क्या, कभी पढ़ा है क्या कि कार्यवाही रोक दिया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को बंदी बनाकर लाएंगे कार्यवाही रोक देंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना ही होता है बंदी प्रत्यक्षी, यानी बंदी को प्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पर पेश किया गया, यानी बी नंबर इसका सही राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत होता है। यानी अगर आप आलू का सेवन करते हैं तो आलू में होता है सजी कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। यही कारण होता है जिनको शुगर होता है उनको तुरंत क्या होता है, जैसे वो आलू खाते हैं या फल वगैरह खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट उनको मिल जाता है, जिससे उनको शुगर बढ़ भी जाता है। तो आलू के बोला जाता है कि आलू ना खाएं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट मात्रा ज्यादा होती है। तो ये सर कार्बोहाइड्रेट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यानी कार्बोहाइड्रेट में जो साधारण चीनी होती है, समझ रहे ना, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, एक साधारण चीनी होती है। यानी ये पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें जल का अपघटन कर दिया जाए तो ये चीनी में परिवर्तित हो सकते हैं। चावल, गेहूं, आलू, साबूदाना, मिठाई, अंगूर, फल, ये इसके स्रोत होते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना किया था। तो हमें लगता है जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबने यहाँ पर साइकिल चलाया होगा, है ना, सबने यहाँ पर साइकिल चलाया होगा, और वो भी हीरो साइकिल चलाए होंगे। तो हीरो साइकिल जो आपकी है ना, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये सजी आपकी हुई थी लुधियाना, जो कि आपका पंजाब है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। सजी सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है चारागाह दिया गया है। हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी यहाँ पर सजी आपको 4 करना है। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल जो था ना, ये समाज जो था वो कृषक सभ्यता पर आधारित था, यानी यहाँ पर सजी आपका 3 हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज की अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो लोग थे वो चारागाह, है ना, चारागाह से आपका है, तो यहाँ पर आपका चारागाह हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। मध्यकाल की बात करते हैं तो इसमें जमींदारी आ गई थी, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। मिलान करना है तो कर सकते हैं, बाकी 4, 3, 1, 2 जो ऑप्शन दिया गया होगा 4, 3, 1, 2, देखिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पर मिल गया है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप बड़े से बड़े एग्जाम में जाओगे तो भी क्वेश्चन मिलेगा, छोटे एग्जाम में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलता है। तो सर जी याद रखिए, ये जो मूल्यवान संपत्ति होती थी गाय होती थी, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है ना उतने ज्यादा समझो संपत्ति है। तभी उस समय शादी वगैरह में दहेज में गाय ही दी जाती थी, है ना, जो भी आपका होता तो गाय ही आपको देते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सर जी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 नंबर आपसे दिया है कौन सुमेलित नहीं है। तो सजी यहाँ पर देखिए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में, आप कहेंगे सही है। शेख कह सकते हैं बुरहानुद्दीन गरीब जो आपके हैं दौलताबाद है। शेख मोहम्मद हुसैनी जो आपके हैं ये गुलबर्गा में है। लास्ट दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया, आपसे दिया गया है मुल्तान।
आप कहेंगे सर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह तो दिल्ली में हमने सुना है ना। यहाँ पर जो आपका ये सर जी आपका दिल्ली है। आपने एक मूवी देखा होगा है ना, जो मुन्नी वाले में था ना, जिसमें आपका कह सकते हैं सलमान खान है ना, वो जो गूंगी आपकी लड़की थे, तो वो यहीं पर आपके आए थे और यहीं से बिछड़ गए थे। तो याद रखिए इसका आंसर सर जी डी आपका मैच नहीं है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कोड को सही से उत्तर आपको देना है। चाहे तो हम सभी ऑप्शन आपको दिखा देंगे, लेकिन भाई ऑप्शन देखकर आपको क्या मतलब निकालेंगे, कुछ नहीं निकलेगा जब तक आप उसको अच्छे से रटेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो दिया है रबिया दौरानी का मकबरा आपसे औरंगाबाद आपसे दिया गया है। तो हमने कहा सर जी जो आपका दिया है रबिया उद्दौरनी का जो मकबरा है ये आपके औरंगजेब यानी आप कहेंगे सर 1600 है ना, 1600 कह सकते हैं 78 ईस्वी में आपका आया था। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे किस प्रकार से दिया गया है, यानी कालक्रम के अनुसार दिया है। तो यहाँ पर क्या करिए इस भी लिखते जाइएगा, तो उससे स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। हमने कहा सर जी रबिया उद्दौरानी का मकबरा जो आपका है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और सर जी आपका 1600 कितने में, 1600 आपके 78 ईस्वी में आपका बना था। सर जी शेष शाह सूरी का मकबरा सासाराम जो आपके बिहार में है, और बिहार में है। तो हमने कहा सर जी ये जो आपका है 1540 है ना, 1540 से लेकर 1500 यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1500 कितना हो जाएगा, 1545 तक आपका हो जाएगा, क्योंकि शेष शाह की सूरी की मृत्यु कलिंजर में जब युद्ध चल रहा था तो गोला दागने से मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हुमायूं का मकबरा है ना दिल्ली में है और आपके हाजी बेगम ने बनवाया था। सर जी ये जो आपका दिया है वो आपका 1500 कितने 65 से लेकर देखा जाए तो 1572 तक का समय इनका है। सर जी अटाला मस्जिद जो कि आपकी जौनपुर में है, सरकी शासकों के लिए जाना जाता है, इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। ये सर जी आपका है 1400 आपका 8 ईस्वी आपका है। अब आपके पास तो ऑप्शन आपको मिल गए हैं सर जी, यहाँ पर 1408 यही है, इसके पहले तो कोई है नहीं है, यानी 4 से आपका स्टार्टिंग होगा, यानी आपका आंसर सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया था। यानी यहाँ पर देखा जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अपना चाय का जो व्यापार था ये व्यापार खत्म हुआ था। ये व्यापार जो खत्म हुआ था ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें क्या हुआ था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपनी चाय के व्यापार को अधिकार को खो दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर देखा जाए तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ आपके क्या हुए थे सर जी, यहाँ पर युद्ध हुए थे। यहाँ पर देखिएगा इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो देखो भैया हमने कहा सर जी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका है वो आपने सोल्व किया कि सर जी ये एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था, यानी ये तो आपका 4 हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो आपका होता है हमने कहा सर जी पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये पेरिस से आपका हुआ था, यहाँ पर 1 हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपका हुआ था ये सर जी आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये आपका निर्णय हुआ था, यानी 3 हो जाएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था इसमें ब्रिटिश की हार हो गई थी, यहां से गड़बड़ी हो रही थी, ये 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य इनमें से कौन नहीं था। यानी सर जी 7 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबील दास थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो आपकी 1926 में आपकी हुई थी है ना, यानी कि भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी, और ये सभा अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को यहाँ पर पुनर्जागृत किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सर जी 8 नंबर की बात करते हैं तो बराबर पहाड़ी की जो गुफा है यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर दिया है बराबर पहाड़ी का जो है इसमें कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के, यहाँ से देखो गड़बड़ हो गया, यानी ऑप्शन आपका सर जी डी नंबर है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना है। ये जो आपकी है ना ये 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती हैं, जो कि आपके देखा जाए तो ये गुफाएं जहानाबाद में है, तो आपका आंसर डी नंबर ये गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पर 9 नंबर दिया है। हमने कहा सर गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, यानी फर्स्ट नंबर तटीय रेखा में गुजरात का नाम आता है। और इसके बाद हमने बताया था कि अब दूसरा स्थान जो आपका हो गया है वो आपके तमिलनाडु का आपका हो गया है, तमिलनाडु का। और सर तीसरा स्थान जो आपका हो गया है वो आपके आंध्र प्रदेश का हो गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले आपका दूसरा स्थान होता था तटरेखा में आपके दक्षिण भारत में। तो भैया यहाँ पर हम देखा जाए तो अब आपको दूसरा तमिलनाडु की तटरेखा ज्यादा हो गई है आंध्र प्रदेश से, तो इसका दूसरा है, आंध्र प्रदेश तीसरा है, और पहला नंबर गुजरात तो है ही है। क्वेश्चन देखो 10 दिया है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर आपका बनाया गया है। तो सर जी बेतवा नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध है ना, क्या है राजघाट बांध है, जो कि ये अंतरराज्यीय है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है, और ये परियोजना बेतवा नदी पर है, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपका 11 है कि भारत के राज्यों में कौन सा राज्य है जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, वो भी प्रति हेक्टेयर करता है।
तो 11 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका पंजाब है, यानी पंजाब में देखा जाए तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सर जी सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये आपके पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे। हमने कहा सर जी सदाबहार वन दो जगह आपको मिलेंगे, एक तो आपको मिलता है मालाबार तट में, एक मिलता है मेघालय वाले क्षेत्र में यानी सेवन सिस्टर वाले में। तो आपका आंसर सर जी किसमें होगा? सी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 13 निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? यानी इनमें से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करते हैं तो भितरकनिका है नहीं, ये सुंदरवन नहीं होगा, ये है मन्नार की खाड़ी है। यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य में जो रामनाथपुरम जिला है वहां पर आपका स्थित है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी वो आपका डी नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1986 में आपको की गई थी, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर आपको विचार करना है। तो सर जी उत्पादन है, लेकिन इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशत 30 सितंबर 2016 के अनुसार आपसे पूछ लिया है। यानी कभी कभी ऐसा भी डाटा आपसे पूछ लिया जाता है। तो सर जी याद रखना है 1 2 3, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ऊर्जा उत्पादन के संसाधनों पर विचार करना है। कह रहा है जल दिया है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय है और डीजल है। इसमें थर्मल पावर प्लांट है नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जो ऊर्जा उत्पादन है नंबर 1 में आपका जल होता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस दूसरे स्थान पर है, नाभिकीय ऊर्जा से तीसरा नंबर है और डीजल से सजी आपका चौथा स्थान है। याद रखना इसका आंसर सजी सी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखना है अगर थर्मल पावर प्लांट आपका होता तो हम लोग उसका स्थान पहला लगा देते। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। यानी मणिपुर में जो पहाड़ियां हैं वो इम्फाल बेसिन से आपका घिरा हुआ है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए ये आपका है सरोवरी मैदान का है, यानी मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, सरोवरी मैदान का है, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन ले लीजिएगा। यानी इसकी राजधानी इम्फाल है और पहाड़ी जो आती है मणिपुर पहाड़ियां हैं इससे घिरा हुआ है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों के नागा कुकी जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? यानी आर्थिक के हिसाब से तो ऊपर है लेकिन लिंगानुपात में सजी कम है। शायद क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर मिला था। ये सजी आपका हरियाणा है। यानी देखा जाए तो भैया आर्थिक के हिसाब से तो ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कमाई खवाई अच्छी तरीके से, लेकिन लिंगानुपात कितना है? 8-7-9 है। यानी बचे हुए 1000 लड़कों में 1000 लड़कों में देखा जाए तो लड़कियां कितनी हैं? तो 879 आपकी लड़कियां हैं, बाकी बच्चे हुए लड़का बिना शादी के रहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अदर जिले वाले भी शादी कर ले जाते हैं। भाई यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा की जो लड़कियां हैं वो लगभग हर जगह शादी आदि कर लेते हैं। तो हरियाणा में वैसे लड़कियां कम हैं, बाकी शादी कर ले जाते हैं तो बहुत कम बचते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो चंबल आपका है इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, लेकिन हरियाणा की स्थान इसमें नहीं है। यानी सही ऑप्शन आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। यानी हमने कहा सर जी पश्चिमी विक्षोभ आपसे पूछा गया है, तो आप ये बताइएगा कि अगर हम आपसे बोले कि सर जी जब पश्चिमी विक्षोभ होता है तो जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो सर जी आपको मालूम है पश्चिम से पूरब, क्योंकि यहां से लौटता हुआ मानसून या पश्चिमी विक्षोभ इस प्रकार से होता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो कम होता जाएगा। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहीं पर आपका मानसून होता है तो भैया पूरब से पश्चिम में बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे कम होता है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल है परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बताइए भैया, क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। सर जी ये आपकी लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान में अरावली की जो पुष्कर घाटी है वहां से निकलती है और इस नदी के ऊपरी हिस्सा में प्रवाह जो होता है मीठा जल का और निचले प्रवाह में होता है खारा जल होता है। और ये नदी कच्छ के रण में आपकी जाते जाते विलुप्त हो जाती है। यानी एक ही राज्य में बहने वाली नदी भी है। इसको देखा जाए तो भैया कह सकते हैं अंतरराज्यीय नदी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जय मंडल दिया है और आपसे अवस्थिति पूछ लिया है कि कौन सा जय मंडल सर जी कहां पर आपको मिलेगा। तो देखो सर जी यहाँ पर दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। आपसे कह रहा है भारत सरकार ने देखा जाए सिमलीपाल जो आपका बायोस्फीयर है इसको रिजर्व घोषित किया था 1994 में और सिमलीपाल जो आपका उड़ीसा में है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में तो आप सर जी 4 के साथ ले आइएगा, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। तो ये पंचमढ़ी जो आपका है ये बायोस्फीयर कहां पर है? ये अनुप्रयोग क्षेत्र है। और देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो पंचमढ़ी जो आपकी है वो कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश मिलेगा। मध्य प्रदेश मिला दीजिएगा सर जी, मध्य प्रदेश में आ जाएगा। यहाँ पर नंदा देवी तो आप लोग जानते हैं सर जी, नंदा देवी ये आपके उत्तराखंड में मिलेगा तो उत्तराखंड मिला दीजिएगा। सर जी यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है नोकरेक दिया गया है, नोकरेक और नोकरेक सर जी कहां पर है? आपके मेघालय में है। यानी सर जी यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर सर जी आपका 1 है, यहाँ पर आपका 2 है। 3 4 1 2 आपका बनेगा। 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन आपका डी हो गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची आपको मिलती है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में ये सजी पहली आपकी अनुसूची है, यहाँ पर आपको मिलता है। यानी मूल संविधान में मूलतः देखा जाए तो 8 अनुसूचियां थी, बाकी बाद में क्या हुई आपकी 12 हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सजी फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? अब तो भैया स्वतंत्र नहीं रहा है चुनाव आयोग भी इधर उधर करने लगा है। यानी यहाँ पर कभी कभी आप देखते होंगे वीडियो में भी आपको आता है ना, कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग यहाँ पर कभी कहता है यस, कभी कहता है नो, कभी कहता है हाँ, कभी कहता है कुछ। यानी क्या सही है क्या गलत नहीं है, खुद अपनी ही भाषा को ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो भैया अब जो चुनाव आयोग है ना वो भी स्वतंत्र नहीं रह गया है, ये किसी के कहने पर चलने लगता है। तो हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव आयोग जो आपका था स्वतंत्र था, लेकिन हमने कहा सजी इसका स्थान कहां पर है? तो आर्टिकल नंबर आपकी 324 में है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया संपत्ति का अधिकार जिसमें 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था, और इसके बाद भैया इसको क्या कर दिया गया, एक साधारण विधिक अधिकार बना दिया गया। और ये जो आपका अधिकार है वो याद रखना है 300 के ए में इसको स्थान दिया गया, यानी इसको हटाकर 300 ए में रखा गया है। पहले जो इसका स्थान था संपत्ति का वो आर्टिकल नंबर 19 में भी आपको स्थान था, और आर्टिकल नंबर 31 में भी स्थान था, दो जगह इसका स्थान था, दोनों जगह से हटाकर ये 300 ए में रख दिया गया है। सो जी क्वेश्चन दिया गया है पास्कल जो इकाई वो आपकी किसकी है? पास्कल जो इकाई है सजी वो आपकी दाब की होती है, पास्कल जो होती है दाब की होती है। बाकी आर्द्रता यानी आर्द्रता मापी दाब आपका पास्कल हो गया, वर्षा मापन मिलीमीटर में हो जाएगा, और तापमान सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर हम लोग पानी की जो आपूर्ति हम लोग करते हैं वैसे आर्सेनिक तो मिला ही होता है, लेकिन आर्सेनिक कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा बॉडी में नहीं आना चाहिए। तो सजी यहाँ पर होता है 0.050 ppm होता है। यानी जो आरओ वाले पीते हैं ना पानी, आरओ वाले जो आप पानी पीते हैं ना, तो उसमें ये सब गाइडलाइन आपको होती है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ये गाइडलाइन नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा WHO की जो गाइडलाइन आई है वो गाइडलाइन में 0.010 आपकी है ना, गाइडलाइन के अनुसार, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर सजी आपका कौन हो जाएगा, इसको आपको बी नंबर आपको देना है। यानी ये होना चाहिए, लेकिन WHO कहता है 0.0 ppm बताई गई है गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं, दिया है टेक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है। तो सजी ये दिया गया है उदर विष के रूप में कार्य करता है, यानी टेक्साफेन जो है कीटनाशी उदर विष के रूप में कार्य करता है। यानी हम कहते हैं सजी सबसे पहले से अमेरिका के कॉटन की एक फसल के लिए प्रयोग किया गया था टेक्साफेन को, बाद में इसमें सजी केमिकल का संयोजन किया गया, क्लोरीन गैस से कंपेन किया गया, और इसके बाद इसको उत्पादित कर दिया गया। तो उदर विष के लिए है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो सजी याद रखना दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर जो आपके है ना वो आपके भारत ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पर सजी राइट हो जाए है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हड़प्पी स्थल दिया और आपसे स्थिति पूछा गया है। हमने कहा सर मांडा पूछा, देखो मांडी अगर होता, मांडी है ना, कभी कभी आपको मिल जाता है मांडी, और मांडी जो आपका है वो यूपी में है, लेकिन मांडा जो आपका है वो सजी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर। दैमाबाद देखा जाए तो दैमाबाद आपकी महाराष्ट्र में है, तो आप महाराष्ट्र में आप लगा देंगे, यानी यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कालीबंगा सजी कहाँ पर है? कालीबंगा जो आपका है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान में आप लगा देंगे, यानी 1 पे आप आ जाएगा। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है, तो यानी आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए जो ऑप्शन है आपका 3 4 1 2 दिया गया है, यानी 3 4 1 2 ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया क्लियर? गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है सभी का, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन दिया गया है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यानी जो गायत्री मंत्र आपका है इसका उल्लेख जो 4 वेदों में मिलता है, उनमें से कौन सा वेद है? तो आप कहेंगे सर ये ऋग्वेद है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ आपकी रचनाएं जैसे आपकी हैं, है ना, सही मिलान करना है। जैसे मुल्ला दाऊद है आपकी, चंद्रायन है आपके, मुल्ला दाऊद का चंद्रायन है। दामोदर कवि के नाम जब आता है तो ये आपकी पद्मावती कथा की बात आती है, यानी यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। दामोदर का आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। सोमनाथ की जब बात करते हैं तो राग विशेष जो आपका दिया राग विबोध, यहाँ पर आपका राग विबोध हो जाएगा, यानी सर ये 4 हो जाएगा। जब बात आती है अमीर खुसरो की तो आपकी याद रखना इनकी जो आपकी है आशिका है, क्या है? आशिका इनकी रचना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन आपका भी यहाँ पर राइट हो गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये चकला शब्द जो बोला गया था वो किसके लिए बोला गया है? तो चकला शब्द जो बोला गया है वो सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी आपका नहीं था। यहाँ पर याद रखना है 4 का जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है उस हिसाब से अगर ऑप्शन आपको रखे जाएं तो भी आप लोग लगभग आप गलत कर देंगे, लेकिन ये बात हो रही मध्यकालीन भारत में, तो याद रखना इसका जो आंसर है वो सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा था कि जो आपका मुगल काल में जो विभाजन हुआ था, है ना, मुगल प्रशासन का जो विभाजन था कैसे, यानी सूबा फिर सरकार फिर परगना जिला फिर दस्तूर, ऐसे आपको किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है
कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। यानी जब लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में आपकी हुई थी, उस समय बादशाह जो आपका था उस समय था आपका अकबर था, है ना, क्या था, अकबर था। लेकिन जब भारत में आई कब, आपकी 1600 में, है ना, 1616 में, तब उस समय भैया आपके अकबर खत्म हो गया था, यानी अकबर जो था वो मर गया था। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है स्थापना के समय पूछा है यानी गठन के समय, तो आपका आंसर अकबर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। वैसे तो आपको मालूम है कि आपके कई लोग इसमें से आए थे, है ना, किसी किसी समय जिसे आए उसी हिसाब से पूछा जाता है। सही क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का इनमें से नाम क्या है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए सोमेंद्र नाथ दिया गया है, वैसे आप लोग टैगोर से आपने कई नाम सुना है, लेकिन आज यहाँ पर एक नाम सुन रहे हैं सोमेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों याद रखिए इनका एक दल था, इस दल का जो नाम था वो था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, साम्यवादी दल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। यानी जो मुस्लिम लीग था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो आपका गतिरोध हो गया था, है ना, राजनीति की वजह से, तो भैया उनके बीच जो आपका मनमुटाव था उसको दूर करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके राजगोपालाचारी जो है इन्होंने CR गोपालाचारी ने यहाँ पर किया था, यानी आपका आंसर बी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का जो कथानक आधारित है वो किस पर आधारित है। सही 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। हमने कहा बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, और ये जो आपका आधारित है आप सभी को पता होगा कि सर जी ये जो आपका संबंधित है वो आपका किससे है, सन्यासी विद्रोह, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, 9 का ऑप्शन देना है। तो सर जी यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणामूर्ति प्रतिमा ये जो इंगित करती है वो करती है आपके शिक्षक के रूप में। किस रूप में, तो आपकी याद रखना दक्षिणामूर्ति जो प्रतिमा है शिव को एक शिक्षक रूप में प्रदर्शित करती है। यानी ब्रह्मा के जो पुत्र थे सनत कुमार, तो सनत कुमार को भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट होकर ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये शिक्षक रूप में कार्य करती है। नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं कि बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो वांगला जो उत्सव है, वांगला उत्सव जो आपका है ये आपके मेघालय में मनाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। क्वेश्चन में आपको 11 जवाब देना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए बैरन द्वीप आपका है, यानी बैरन द्वीप है, यहाँ पर भारत में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में 2 आपकी ज्वालामुखी है, एक बैरन आपका नाम से है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक आपका सुसुप्त है जो आपका कौन सा है, नारकोडम जो आपका है, नारकोडम जो आपका है, नारकोडम वो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन आपका 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जैव मंडल भंडार पूछा है और आपकी स्थिति पूछा गया है। यानी जब बात करते हैं नोकरेक की, है ना, नोकरेक जो आपका जयमंडल है ये सजी मेघालय में मिलेगा। यानी मेघालय की बात करते हैं यहाँ पर 3 हो जाएगा। मानस तो आपने बहुत बार पढ़ा है, मानस आपकी असम में है, तो सर जी यहाँ पर आपके असम में चला जाएगा। दिहांग दिबांग, दिहांग नदी आपने नाम सुना है, आप कहीं जी सर जी अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना है। यानी दिहांग दिबांग जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है उसको दिहांग कहते हैं, यानी आप कहेंगे 4 हो जाएगा। अगस्त मलाई का भी आपने नाम सुना होगा सर जी, केरल में आपकी है, यानी सर यहाँ पर आ जाएंगे तो केरल में आ जाएंगे इस प्रकार से 3 2 4 1 3 2 4 1। देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। चलिए साथी बताना है कि जो काजीरंगा है वो किस लिए जाना जाता है। कमेंट करते रहिएगा, फटाफट कमेंट करना है। हमने कहा हम समय आपको नहीं लेंगे, बस आपको फटाफट यहाँ पर कमेंट है यहाँ पर करते रहना है। क्लियर है ना। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया काजीरंगा। हमने कहा काजीरंगा कहाँ पर है, तो आपके असम में है, और एक सिंह के गैंडे के लिए जाना जाता है। आपका आंसर सजी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, एक सिंह के गैंडे के लिए। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कोयला उत्पादन जो आपका होता है वो सजी आपके उड़ीसा में आपका होता है, यानी आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, उड़ीसा में आपका होता है ना। और देखा जाए तो आपके अधिक उत्पादन में झारखंड होता है, लेकिन झारखंड ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर उड़ीसा लगा देना है। हमने कहा पहला स्थान जो आपका आता है वो सजी झारखंड का आता है। किसका आता है, तो आपके झारखंड का आता है, झारखंड का। लेकिन झारखंड ऑप्शन में ना होने के बाद उसमें सेकंड ऑप्शन आपको उड़ीसा आ गया है, तो ऑप्शन आपको भी देना है। बात ये समझ में आ गई ना। पहला स्थान झारखंड है, जो ऑप्शन नहीं है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका भी बनेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आपके पास एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ आपका वर्ष दिया गया है। यानी जो पावना विद्रोह आपका हुआ था ये आपके 73 के करीब हुआ था, यानी 1873 से लेके 85 में। एका विद्रोह जो आपका है आपके 22 में आपका हुआ था, यानी 1922 हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो आपका हुआ था ये 55 के समय, यानी 1855 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ताना भगत जो आपका हुआ था सर ये आपके 1914 में हुआ था। यानी अगर मिलान करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 2 3 1 4। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। हमने पहले कहा है कि हम ऑप्शन को इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पर आंसर क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, लेकिन हमने कहा कि आप पढ़ने के लिए सीखने के लिए आप जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपको जब हम आपको सॉल्व कराते हैं ना तो आप लोग पूरी क्लास में 5-6 स्क्रीनशॉट ले लिया करिए,
ताकि जब आप फ्री होते हैं, क्योंकि आपके पास तो पढ़ना ही पढ़ना काम है और कोई काम तो नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया करें, इसलिए कि आप उसको दोबारा रिवीजन कर पाए, क्योंकि वीडियो में आप देखने दोबारा थोड़ा आओगे कि कहाँ हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं है, क्योंकि आप लोगों का टारगेट होता है कि दिन में हमको 10 वीडियो देखना है, क्योंकि आपको लगता है 10 वीडियो देखने हम देखकर हम टॉपर बन जाएंगे, लेकिन टॉपर नहीं बन पाएंगे। एक वीडियो देखिए, लेकिन उसके बारे में गहनता से अध्ययन करिए, और हम आपको जो पढ़ाते हैं वो यूपीपीएससी लेवल का ही पढ़ाते हैं। यूपीपी जो आपका यूपीपीएससी आपका यानी आपका जो आयोग करवाएगा पेपर, वही हम आपको देते हैं। एक वीडियो देते हैं, एक वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया था कि सर ये 2 3 1 4 2 3 1 4 कहाँ है, 2 3 1 4 यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया, तो सर जी आपके सिखों में है। किसमें है, तो आपके सिखों में आपकी है। यानी देखा जाए तो सर जी जैसे आपके 903 आपके लड़कियां हैं, तो 1000 क्या होंगे सर जी, पुरुष हो जाएंगे। यानी आप दे सकते हैं कि 97 लड़के बेचारे करे क्या, उनकी शादी कैसे होगी, तो आपका आंसर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 17 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य इनमें से कौन है। तो जनघनत्व मतलब होता है, हमने कहा सर जी जैसे मान लीजिएगा कि ये 1 किलोमीटर है और इसमें यहाँ पर 20 लोगों को यहाँ पर रखा गया है ना, और कहीं पर देखा जाए तो आपका 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर में 20 लोगों को रखा गया है, तो इसका जनघनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपका घर आपका 20 वर्ग गज में बना है और आपके घर में अगर 50 लोग रहते हैं, है ना, और दूसरे का घर आपका उतने वर्ग गज में बना है, उसमें 100 लोग रहते हैं, ठस रहते हैं, यानी उसका जनघनत्व क्या है, ज्यादा है। अब आप समझ गए ना कि जनघनत्व मतलब आपको क्या हो गया। तो हमने कहा सबसे अधिक जो जनघनत्व आपका है वो कौन सा है, यानी जगह कम है लेकिन लोग वहां पर बहुत भयंकर भरे हैं, ठेस के भरे हैं। तो सर जी यहाँ पर देखो ये बिहार है, बिहार में आपके जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है। मोरी बंद डेल्टा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, और 18 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये बंगाल डेल्टा है, यानी बंगाल डेल्टा का उपविभाग जो आपका मोरी बंद डेल्टा है, ऑप्शन सी बनेगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। जैव विविधता के मामले में आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा सर जैव विविधता मतलब होता है कि जहां पर देखा जाए कि वह तरह तरह की वनस्पतियां मिले, तरह तरह के वहां पर जीव जंतु मिलते हैं, यानी वहां पर देखा जाए तो बहुत प्रकार के जीव जंतु मिल जाते हैं, यानी वहां की जैव विविधता ज्यादा होती है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो आपका साइलेंट वैली है, जो आपकी केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा जो आपकी है ना, यानी हमारे उपग्रह का मतलब ये हो गया, क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है, उपग्रह है कि नहीं है, हमारा पृथ्वी क्या है, उपग्रह है, और उपग्रह में से कह रहे हैं मृदु जल जो आपका हो गया मीठा जल। मीठा जल जो आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बताओ, मीठा जल आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए जो आपकी हिम नदियां हैं, है ना, जो कि स्थायी हिमनद में है, यानी जो आपकी बर्फ से होती हैं, आप कहेंगे महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदों से हमें पानी मिलता है मृदु जल, जो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ जाएगा। बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्लाई ऐश जो होता है वो क्या होता है, तो सर जी याद रखना है ताप विद्युत संयंत्र से ये क्या होते हैं, निकलते हैं प्रदूषण, यानी जहरीली वायु होती है। फ्लाई ऐश कण जो होते हैं जहरीली वायु प्रदूषक होते हैं, यानी ये तापीय विद्युत उत्पादन में जो कोयला जलाते हैं ना, जब कोयला जलाते हैं तो उससे निकलता है जो प्रदूषण, वो प्रदूषण जो छोटे छोटे कण होते हैं ये जहरीले होते हैं, वही होता है फ्लाई ऐश कहते हैं, याद रखना है। ये पेड़ों की जड़ के विकास को भी रोक देता है, किसी पेड़ अगर कोई धुएं के पास है ना, तो उस पेड़ के पौधे के विकास को भी रोक देता है, यानी फ्लाई ऐश। समझ गए कि इसका मतलब होता क्या है। हमारा मतलब है कि आपको समझ जाना है, बाकी जब समझ जाओगे तो सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग लगा दोगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो सर जी ये 2019 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय इसमें से कार्य करता है, ठीक है ना, ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी लॉन्च किया गया था, यानी शहरों में जो प्रदूषण है उससे निपटने के लिए। क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन था। संविधान सभा का सर जी आपसे अध्यक्ष पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आगे सर अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि संविधान का 97 नंबर का संशोधन किया गया था। इसमें से आपसे पूछा गया सत्य आपका वचन क्या है, सत्य वचन पूछा गया। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर सबसे पहले कूट वाला देख लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कूट दिया होता है, हम लोग यहाँ पर एक में ध्यान देते हैं। क्या यहाँ पर कूट के हिसाब से है, तो आप कहेंगे सर जी कूट के हिसाब से है, यानी यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया। 24 नंबर में पहला दिया है, इसने स्वयं सहायता समूह बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया था, बिल्कुल सही बात है। इसने संविधान के भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व के एक नया प्रावधान जोड़ दिया था। आप कहेंगे सर दोनों आपका सही है। हमने कहा सर जी जो अब देखिएगा, हमने कहा कि क्या दोनों सही हैं, तो फिर थोड़ा ध्यान तो दीजिए कि सर जी ये भी तो हमने सही कह दिया, क्या ये सही है क्या,
मतलब हमने कहा दोनों सही है, तो क्या दोनों सही है? पहले तो देखिए कि इसने संविधान के भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व के एक नया प्रावधान जोड़ा। क्या इसके पहले आपको राज्य के निर्देशक तत्व संविधान में नहीं थे? क्या थे? पहले से आपके थे। जब पहले से थे तो आप इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि जो राज्य के निर्देशक तत्व में आया था उसमें आपका 76 नंबर के संविधान संशोधन में यहाँ पर एक जो आपका है 39 का ए वो आपका जोड़ा गया था। यानी ये आपका 97 की बात हो रही है, और हमने कहा कि बोला कि जो 96 नंबर का संशोधन था, यानी कि आपका सजीव बी तो गलत हो रहा है। अब यहाँ पर देखो दोनों सही है और दोनों गलत में एक तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ लफड़ा है। ए नंबर में कह रहा है इसने स्वयं सहायता समूह बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो भैया यहाँ पर दिया है स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए। इसमें भी आपका थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जब भी कभी स्वयं सहायता होता है मतलब संशोधन हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। एक तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के अनुसार। तो 97 नंबर का जो संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था कि राज्य सहकारी समितियां बना सकता है, यानी स्वैच्छिक निर्माण कर सकता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकते हैं। मौलिक अधिकार नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसके दोनों ही ऑप्शन क्या है? गलत हो गए हैं। याद रखना है दोनों गलत हैं। अब आपको इसमें से लगभग सब लोग बोलेंगे दोनों सही थे, लेकिन दोनों सही नहीं है। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए समय भी लगा समझाने के लिए। बाकी अगर चाहते तो फटाफट लगा के निकल लेते। निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? यानी अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार हो गया है, यानी सर ये कानूनी अधिकार आपका हो चुका है। तो हमने कहा सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और सर जी कहां पर रखा गया है? 300 के ए में इसको स्थान दे दिया गया है। पहले सर जी जो आपका संपत्ति का अधिकार था, यानी वो संपत्ति का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर आपकी 19 में जगह थी और आर्टिकल नंबर आपकी 31 में इसको जगह दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन क्या दिया गया है? सर जी क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो देखो भैया यहाँ पर देखा जाए जो कोयला की खदानें होती हैं बड़े गहरे में होती हैं। जब बड़ी गहरे में होती हैं तो वहां पर देखा जाए गैस क्या कर देती है? एक प्रकार से विस्फोटक होती है। यानी देखा जाए तो सर जी जो 26 नंबर दिया गया है ये मीथेन गैस जो आपकी होती है बड़ी विस्फोटक टाइप की होती है। तो याद रखना इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप खुद देखिए आपके गांव में जैसे कुएं होते हैं, बहुत गहरे कुएं होते हैं, उसमें धुआं जैसा भरा होता है, यानी वो गैस मीथेन होती है। आप उसमें अगर ऊपर से माचिस जलाकर फेंक दो, अगर वहां तक पहुंच जाती है आपके कुएं में आग लग जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी पादप में यानी पेड़ों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? यानी जो पौधे होते हैं, पौधों को भैया पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? पौधों को भैया यहाँ पर खाद पानी भी चाहिए, यानी खाद यानी कि मतलब हो गया खनिज तत्व होगा। और खनिज तत्व कैसे मिलेंगे? क्या प्रकाश से मिलेंगे खनिज तत्व? क्या प्रकाश से आपको जल मिलेगा? नहीं सर जी, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। सर जी क्या वाष्पोत्सर्जन होगा? यानी वाष्प जब जो पानी है वाष्प बन जाएगा तो वो कहां से बनेगा? आप कहेंगे सर ये भी आपका नहीं है। हो सकता है एक हो सकता वाष्पोत्सर्जन दिया है। चलो जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। चलो ठीक है, देखो हमने कहा मदद मिलती है, क्वेश्चन समझने वाला है, नहीं तो आंसर हम लगा देंगे फटाक से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ना है। कह रहा है स्थानांतरण, फिर दिया है वाष्पीकरण। क्या दिया है? वाष्पीकरण। आपसे कह रहे हैं सर जी मदद मिलती है, तो देखो हमने कहा सर जी मदद मिलती है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया फिराया गया है। किस प्रकार से? यानी हमने कहा सर जैसे आपका क्या है, यहाँ पर आपका पेड़ है और पेड़ में नीचे से क्या होते हैं? एधा होता है ना, यानी जाइलम होता है। जाइलम के माध्यम से पानी क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है इनसे, यहीं से पानी और यहीं से जड़ों के माध्यम से जा रहा है। जब यहाँ पर पतली पतली रेखाएं होंगी, शाखाएं होंगी, उन्हीं से क्या होगा? पानी जो होता है वाष्प में बदलता भी है, यानी पत्तियों के माध्यम से वाष्प बदलता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सहायता मिलती है, जब ये वाष्पोत्सर्जन करेंगे तभी तो यहाँ से नीचे से पानी ले जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन से मदद मिलती है। याद रखिए वाष्पोत्सर्जन से मदद मिलती है, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने फिराने की बात किया है। यानी अपनी भाषा में अगर 2 शब्दों में से कह दे कि पौधों में वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हम और ये भी कह दें कि वाष्पोत्सर्जन ऐसी क्रिया है जिसमें पादप सतह से जल वाष्प के रूप में उड़ा देता है और जल पौधे में अस्थायी रूप से पत्तियों के माध्यम से आता जाता रहता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बात समझिएगा क्या है। कह रहे सर चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यानी देखा जाए भारत को किस नाम से बोलते हैं? जो आपके चीनी यात्री यहाँ पर भारत में आए हैं तो उन लोगों ने भारत के लिए क्या बोला? यानी भारत जो आपका है तो भारत है क्या? यानी चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये लोग क्या नाम देते हैं? इनटू बोलते हैं। यानी इनकी भाषा में जो भारत है इसका विवरण जो बोलते हैं वो इनटू यानी कि जो आपको बोलते हैं इनटू के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो आपका जो आंसर है सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे तो उन्होंने अपनी एक कह सकते हैं सीयूकी उनकी पुस्तक थी जिसमें विवरण के बारे में बोला है। तो यहाँ पर आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो सी दे रहे हैं, लेकिन समझो आपसे कह क्या रहा है। हमने कहा चीनी लेखक बारे में बोला है, यही ये नहीं बोला है कि चीनी लेखक ह्वेनसांग।
अगर ह्वेनसांग होता कि चीनी लेखक ह्वेनसांग ने भारत का विवरण जो दिया है वो किस पुस्तक में दिया है, तो हम लोग सीयूकी लगाते। लेकिन यहाँ पर आपसे कंपलसरी जातिवाचक संज्ञा दिया है, यानी चीनी लेखक एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हर एक जितने भी भारत में आए हैं चीनी यात्री, उनके उल्लेख के बारे में दिया है कि जो चीनी यात्री आते हैं और भारत का अगर उल्लेख करते हैं अपने यहाँ पर जाकर, तो वो उल्लेख किस नाम से होता है, तो ये उस उल्लेख को बोलते हैं इन तू बोलते हैं। बात हमारी समझ में आ गई ना, इस बात को समझ में आ गया ना। अगर ह्वेनसांग दिया होता तो सीयूकी पुस्तक में उन्होंने विवरण दिया है, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सर जी दूसरा नंबर आपका जो दिया गया है थोड़ा बहुत लेवल का आपका है, हमने कहा सर जी आपकी कन्हेरी है, यानी देखा जाए कन्हेरी की जो आपकी शैलकृत गुफाएं हैं ये 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। यानी कन्हेरी गुफा जो आपकी संख्या 41 से लेकर 11 सिरों वाले बोधिसत्व आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मारिएगा, और हमने कहा है कि आपके लेवल के हिसाब से है, आप इसको पढ़िएगा, पेपर में बैठेंगे आपको खुद लगेगा कि नहीं जो हमने पढ़ा है देव सर के पास है वो हमारे लेवल का ही रहा है। बाकी आपको लुभाने के लिए, लालच देने के लिए आपको सरल सरल क्वेश्चन आपको करा दिया गया होगा, जो आपको लगेगा कि नहीं हमको जीएस आ रही है, वास्तविकता में वो आपका लेवल भी नहीं होगा जो आपने बिल्कुल सरल पढ़ लिया है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा दे दीजिएगा और जीके जीएस आप उठाइएगा, और इसके बाद पेपर देखिएगा कि नहीं हम आपको लेवल पढ़ा रहे हैं या आपको लुभाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बात हो गया क्लियर। तो देखो हमने कहा सर जी मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है, 3 नंबर आपसे दिया गया है। हमने कहा मनसबदारी व्यवस्था में देखो आपको यहाँ पर फर्स्ट है और सेकंड है, और यहाँ पर कूट दिया गया है, यानी कूट दिया है तो हमने कहा केवल फर्स्ट सेकंड और केवल 2 आपको इस प्रकार से देना है। तो हमने कहा मनसबदारी के अंतर में पहला पॉइंट दिया है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। तो हमने कहा सर जी मनसबदारी अकबर ने प्रारंभ किया, ये बिल्कुल सही आपको आता है, लेकिन आपने इसके पहले शायद गौर से कभी नहीं पढ़ा होगा कि जो मनसबदारी व्यवस्था है वो कुलीन वर्ग से जुड़ी है ना, ये चीज आपने कभी नहीं गौर किया होगा। तो हमने कहा सर जी ये कुलीन वर्ग से जुड़ी थी। अब याद रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से जुड़ी थी और इसको अकबर ने प्रारंभ किया। यहां से आपको पता चल गया पहला पॉइंट तो सही है। मनसबदारी का जो पद है पैतृक था, ऐसा नहीं है कि मनसबदारी का जो पद है पैतृक होगा, यानी उनके लड़के आएंगे तो वो बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। योग्यता के अकॉर्डिंग उनको मनसबदारी का मनसब दिया जाता था। यानी आप कहेंगे सर जी बी नंबर आपका गलत है, तो आप कहेंगे ए नंबर इसका सही है केवल, और आपका केवल फर्स्ट सही है। क्यों? क्योंकि ये मनसबदारी जो पद है ना ये पैतृक नहीं था, है ना, कि नहीं वो लड़के आए उनको 500 मनसब दे दिया गया, ऐसा नहीं था। जैसी योग्यता होती थी उस योग्यता के अकॉर्डिंग मनसबदारी का मनसब का पद देते थे। बात क्लियर हुई। यहाँ पर आंसर आपका केवल और केवल फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन देखो दिया है, और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि हाँ अगर पहला फर्स्ट है सेकंड है तो आप दोनों लगा के चले आते हैं। आप लोगों की सोच यही रहती है कि अगर फर्स्ट सेकंड दिया है तो हम फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, क्वेश्चन सही हो चाहे ना सही हो, दिमाग आप नहीं लगाते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने जो आपका खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। यानी आपसे पूछा गया है खैरुल मंजिल, ये आपकी मस्जिद है, और इस मस्जिद का निर्माण जो कराया था माहम अनगा ने कराया था। किसने? माहम अनगा ने कराया था। यानी आप लोग जानते हैं अकबर की धाय माँ थी, अकबर की धाय माँ का नाम था माहम अनगा था। दोस्तों याद रखना है, आपको याद होगा कि 1560 से लेके 1562 तक पेटीकोट शासन था। पेटीकोट शासन मतलब ये होता है कि जो अकबर का शासन चलाया था वो महिलाओं ने चलाया था, है ना, इसलिए इसको पेटीकोट शासन कहा जाता है। ये समय में तो ये इनकी जो आपकी थी धाय माँ थी। तो ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में आपसे कौन सा सही है। यानी आपने देखा कि अंग्रेजों की जो सफलता थी वो आगे थी और फ्रांसीसियों की क्या हो गया था, दमन हो गया था। एक वांडीवास का युद्ध हुआ था, वहां पर युद्ध में फ्रांसीसियों को दमन हो गया था। तो हमने कहा जी कूट में से आपको सही उत्तर आपसे चुनना है, और कूट में आपसे दिया गया है तो इस प्रकार से आपको कूट करना है, यानी केवल फर्स्ट केवल सेकंड दोनों आपका ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। पहले ऑप्शन देखिएगा, अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन और जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत आपकी। तो देखो कह रहे अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। तो आप ये बताइएगा कि बात हो रही है सजी किसकी? फ्रांसीसियों की बात हो रही है। फ्रांसीसियों ने भैया बंगाल में क्या किया था? बंगाल में तो कुछ नहीं किया है। फ्रांसीसियों को जो जगह थी वो आपका पुदुचेरी वगैरह थी, यानी पुदुचेरी में इन्होंने अपना काम किया था। अब यहाँ पर देखा जाए बंगाल का फ्रांसीसियों से कोई मतलब नहीं रहा है। तो हमने कहा सर जी अंग्रेजों को बंगाल विजय अपार धन, इससे कोई मतलब ही नहीं होता है फ्रांसीसियों से ले, है ना। तो हमने कहा सर जी अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक जो ताकत है कहीं ना कहीं ये बेस्ट, इसका आंसर आपका राइट हो सकता है। तो इसलिए आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया? थोड़े माइंड को बिल्कुल से पूरा ओपन कर लीजिएगा, है ना, ताकि जितनी भी बात हम आपको समझाएं आपके दिमाग में पहुंचती जाए। क्लियर है? यहाँ पर देखो दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है और चतुर्थ आपका ये सब दिए गए हैं। तो सर जी आंग्ल मराठा युद्ध या इनमें से अगर हम आपसे मिलान करने के लिए बोल देते हैं तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि कूट जो आपके हैं थोड़ा दूर दूर दिए हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से लेके
आपके 1784 तक आपका रहा है ना। यानी आपका ये आपका दूसरा हो गया। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो आपका हुआ था ये हुआ था 1749 से लेके आपके 1754 तक आपका रहा था। यानी सर ये कौन सा आपका है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी किसमें है, फोर्थ में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका हुआ था सर जी ये 1803 से कितने, तो 1803 से लेके 1806 तक आपका हुआ था, यानी सर यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल और अफगान युद्ध जो आपका हुआ था ये सर जी आपका बचा कौन सा, तो आप कहेंगे 1878 से लेकर आपके कितने, तो 1880 तक आपका होगा, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 2 4 1 2 4 अच्छा 3 है, 2 4 1 3 आपका है, 2 4 1 3 यानी पहला ऑप्शन आपका हो गया है ना। तो ये इस प्रकार से आपका रजिस्टर हो रहा था, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसी प्रकार से। बाकी आप ऐसे मिलान करिए, चाहे इसमें हमने यहाँ पर बना दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। अभी हमने आपको बताया कि आपका जो पेपर है ना आपके आरओ से रिलेटेड है, यानी इसी बार जो आपका आरओ एग्जाम हुआ था वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक और परीक्षा आपकी पेड एग्जाम आपकी हुई थी और पेड एग्जाम में भी यही परीक्षा आपसे पूछी गई थी, है ना। यही क्वेश्चन आपके पेड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 2025 में, और यही आपका जो आपका आरओ एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस में पहली बार एक महिला को चुना गया था, तो सर जी आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपके कलकत्ता अधिवेशन जो आपका दिया है 1917, है ना। 1917 में हमने कहा सर जी एनी बेसेंट को चुना गया था, यानी एनी बेसेंट इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सर जी, एनी बेसेंट इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार एक महिला की बात है। हमने कहा अगर बात होती सर जी किसकी, तो आपके 1925 में, तो 1925 में सरोजिनी नायडू थी जो कि एक भारतीय थी और ये कानपुर अधिवेशन में आपकी बनी थी, है ना। तो दोनों को याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। हमने कहा भारतीय संस्कृति पोर्टल ये आपका है क्या, समझिएगा 8 नंबर में, क्या यहाँ पर भी आपका कूट दिया गया है, और कूट दिया गया है तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से है, केवल फर्स्ट केवल सेकंड और इसमें से दोनों। तो पहला देखो आपसे कह रहा है इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है, यानी जो जो भारतीय संस्कृत पोर्टल है ये जो विकसित किया गया वो सजी किसके द्वारा, आईआईटी रुड़की दिया गया है। तो हमने कहा सजी आईआईटी जो आपका रुड़की है ये नहीं है, यहाँ पर मुंबई है, यानी आईआईटी जो आपका मुंबई है ये मुंबई के द्वारा विकसित किया गया, यानी पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया है। यानी जो भारतीय संस्कृत पोर्टल है ये मुंबई के द्वारा किया गया है। अगला दिया है कि यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है, यानी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट है, ले लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आपका है सिर्फ आपका बी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यानी केवल सेकंड हो गया। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के क्रम में आना है, यानी अगर हम आपसे बात करें कि भारत में अगर उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर जाते हैं तो सर ये क्रम आपको याद रखना है। ये क्रम जो आपका है इसमें दिया है एजटेक, फिर माया है, फिर मुइस्का है और आपका इंका दिया गया है। यानी देखा जाए तो सर जी ये जो आपका साम्राज्य है ना ये यहाँ के नहीं है, ये विदेशियों वाले हैं। यानी जैसे आपका दक्षिण मैक्सिको है, आपका देखा जाए तो ग्वाटेमाला है, बेल्जियम, यानी विदेशों की ये बात हो रही है, अपने भारत के स्थान नहीं है, याद रखना है। अदर स्टेट के, अदर देशों की आपकी ये जगह है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से किसका शिखर द्राविड़ शैली से बना हुआ है। किसका शिखर है जो द्राविड़ शैली से बना है, तो द्राविड़ शैली से बना हुआ है सर जी जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, याद रखना है। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर है, ये नक्काशी मूर्ति उत्तर भारतीय शैली में बना है और जो शिखर है वो द्राविड़ शैली में बनाया गया है, यानी आपका आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका मन खुश हो जाता है। तो हमने कहा आपको मन खुश नहीं करना है, हमको पेपर के समय खुश करना है कि आप लोग पेपर में अच्छा करके आते हैं, है ना। अगर मन खुश करना है तो क्लास में सारे क्वेश्चन ले आएंगे, आपका मन खुश हो जाएगा, लेकिन हमको पेपर देने के बाद आपके चेहरे में खुशी आना चाहिए। रेडक्लिफ रेखा जो आपकी कहेंगे रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और पूरी उम्र हो गई है पढ़ते पढ़ते, यही है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के मध्य आपके स्थित है। यानी हम सबसे पहले दक्षिण भारत में यहाँ पर एक मानचित्र बनाएंगे, कृष्णा डेल्टा की अगर बात कर लेते हैं, कृष्णा डेल्टा की बात कर लेते हैं, और इसके बाद केप कमोरिन आपका सजी यहाँ पर आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी क्या इतनी दूर से इतनी दूर तक आपका डेल्टा हो सकता है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर यानी कि हम बात करते हैं तो ये केप कमोरिन है। अब यहाँ पर माला वाला हटा दीजिएगा, कोंकण तट होगा नहीं, उत्तरी तट पूरा हो नहीं सकता, यानी कोरोमंडल है, क्योंकि सजी ऊपर जो आपकी गोदावरी आती है, यहाँ सजी आपका कर्नाटक वाली जो कृष्णा नदी है, नीचे जो आपकी है कावेरी है, यानी यहाँ से यहाँ का जो आपका है ना वो सजी कोरोमंडल होता है। क्या होता है, कोरोमंडल होता है। बात दिमाग में आ गई होगी, यानी आपका आंसर सजी क्या होगा, फर्स्ट नंबर है, राइट हो गया। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, यानी फसल पौधरोपण पूछा है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी अगर जूट की अगर बात करते हैं तो आप बताओ जूट कहाँ होता है,
पानी के किनारे यानी जैसे आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पर जूट होता है तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भी। हमने कहा चाय कहाँ मिलती है तो असम में आपको मिलती है ना, चाय असम में है तो असम आप ले आइएगा। सर गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है तो आप गन्ना उत्तर प्रदेश में कर लीजिएगा। रबड़ जो खेती होती है वो सर कहाँ पर होती है, केरल में होती है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी ऑप्शन तो आपका सही हो ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा, यानी 4 3 2 1 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। 4 3 2 1 यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो गया। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क जो आपका है 14 नंबर में, वो आपका है क्या, तो ये जो आपका ओसनिक नेशनल पार्क है वो आपके कच्छ में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये कच्छ के तहत आपका आता है। कच्छ कहां पर है आपके, गुजरात में है ना, यानी कि नेशनल पार्क गुजरात में स्थित आपका है। और वहीं पर सुंदरवन जो आपका है वो तो पश्चिम बंगाल में आप जानते ही जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। यानी ये जो आपकी पाइपलाइन है ये सभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये आपकी निर्मित की गई है। जो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर ये पाइपलाइन है और ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सम्मिलित आपका नहीं है। सजी 16 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा देखिए संथाल विद्रोह हुआ था ये 1885 में। कूट आपका दिया है, नहीं दिया गया है। संथाल देखो 1885 में है, कोल विद्रोह 1831 में है, खासी विद्रोह आपका 1829 है, आहोम विद्रोह दिया है 1815 में। तो सजी यहाँ पर देखा जाए आहोम विद्रोह जो आपका हुआ था ना ये 1828 में हुआ था। कितने में, 1828 में हुआ था। ये गोधर कुंवर सिंह के नेतृत्व में, यानी कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आहोम जो आपका है कुंवर सिंह के नेतृत्व में आपका हुआ था, याद रखना, साम्राज्य में। तो इसका आंसर आपका डी गलत दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया है 17 से, है ना, जो कि दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यानी राष्ट्रीय पार्क दिया है और आपसे राज्य दिया गया है। राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिया है तो हमने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं है, मिलान करना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते हैं। दची ग्राम जो आपका है सर जी जम्मू कश्मीर में है, यानी बी हो जाएगा। पापी कोंडा कहाँ मिलेगा, पापी कोंडा जो आपको मिलेगा वो कहां पर मिलेगा भाई, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि गोलकुंडा जैसे आंध्र प्रदेश है, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश पहुंचा दीजिएगा। यानी सर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सरिस्का जो आपका दिया है, सरिस्का सर जी राजस्थान में है, यहाँ पर राजस्थान आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर जी बांदीपुर आपसे दिया गया है, बांदीपुर सर जी आपका कर्नाटक में है, यानी आपका 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 आपका हो जाएगा। 2 1 3 4 दिया है, 2 1 3 4 यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। यानी हमने कहा सर जी पुरुष और महिला की साक्षरता के बारे में दिया है, अंतर पूछ लिया है। क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया है, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। घुमा दिया आपके क्वेश्चन को, याद रखना है पुरुषों में और महिलाओं की साक्षरता में अंतर है आपके कहां पर है, आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, बिहार में तो लगा देना कि पढ़ा लिखा नहीं। हमने कहा उनके अंतर की बात करते हैं। जैसे सर जी पुरुषों की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं, है ना, कितना पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे आपके कितने हैं। अगर यूरेज अगर हम बात करते हैं कि सर जी यूरेज जो आपका है वो लगभग आपको 67 आपको मिल जाता है, यूरेज में 67 होता है। जब महिला की बात करते हैं तो महिलाओं का जो यूरेज आता है महिलाओं में वो सर जी कितना आता है, लगभग 59 आपका आता है। जब पुरुषों की बात आती है तो पुरुषों में कितना आ जाता है, यहाँ पर पुरुषों में 77% है। यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कम सा क्रम आपका सही है। सर जी 19 नंबर आपका दिया है। 19 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर याद रखना है, देखिए सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल और आपका छोटा नागपुर है। ये देखा जाए तो आपके पश्चिम से पूर्व, यानी आप कहेंगे सर पश्चिम से जैसे जैसे हम पूर्व को बढ़ते जाएंगे, यानी आपका सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, मैकाल हो गया, छोटा नागपुर, ये पहाड़ियां आपकी क्रम से हैं। बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए यहाँ पर दिया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया 20 नंबर में। तो सर जी ये कुंची कल आपका है, याद रखना है, आरओ एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी बन सकता है क्योंकि आपका पेपर भी यही लेवल का होगा। कुंची कल जलप्रपात आपका आंसर आपका भी हो जाएगा, जोग मत लगाइएगा। ठीक है ना, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यानी ये जो कथन आपका है किसे, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। और ये सजी जो कहा है वो आपके कोपेन ने कहा था। किसने कहा था, कोपेन ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का प्रावधान है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग और जाति, है ना, उत्पत्ति के स्थान पर, है ना, आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। यानी यहाँ पर 22 नंबर दिया और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये आर्टिकल नंबर आपका 15 है जिसमें ये बोला गया है। सर जी क्वेश्चन आपका दिया है संविधान संशोधन के बारे में है, तो संविधान संशोधन के बारे में है तो थोड़ा देख लेते हैं। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, चलो पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कह रहा है सर जी कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, विचार करना है। यानी दिया गया संसद या संसद के निजी संसदों द्वारा लाया जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर हो जाए भाई, चलिए आइएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। यानी आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन आप देखेंगे तभी आप उसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगा पाएंगे।
हमने कहा सर जी यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता है, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्या ये आपका बात सही है कि राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर उनके मन का नहीं होगा तो असहमत कर देगा और उसमें आपका मतलब आप कह सकते हैं कि अपना विचार जो आपका है पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। तो असहमत नहीं, यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रपति को सहमत नहीं होते हैं तो कहीं होना पड़ता है। कहीं अगर बिल ना पारित हुआ, कभी कभी आपने देखा पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह के समय उन्होंने उससे सहमत नहीं हुए थे, इसको तो वापस कर दिया था। यानी देखा जाए तो ये आपका गलत दिया गया है, तो केवल फर्स्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। 24 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर यहाँ पर पहले कूट देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कूट आपका दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। सर जी ये बताइए मौलिक अधिकारों को और टेक्नोलॉजी से कोई मतलब है क्या? आपने संविधान पढ़ा होगा, संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ा है, कभी आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि नई तकनीकी इस अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है? ऐसी तो बात आपकी नहीं है, नई तकनीकी आएगी तो यानी पहला ऑप्शन तो हमको मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बाकी आदर्श है, सामान्य कानून उच्च है, ये सब चीजें आपकी पहला तो आपका गलत है टेक्नोलॉजी का, और आपके अधिकारों से कोई मतलब आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बाकी भारत में समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो सामान्य कानून के लिए उच्च है। भारत के आर्थिक और राजनीतिक अधिकार है जो संविधान का अविभाज्य भाग है। भारत में इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। सब सही था। क्वेश्चन आपको दिया गया है एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है एक है ना जूल प्रति कूलाम के होता है, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? सर जी नियासिन के नाम से जानते हैं, ये विटामिन B3 होता है, यानी विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? यानी हमने कहा सर जी काफी लोग ब्रोकली खाते हैं। ये ब्रोकली आप लोग जानते हैं ना, गोभी होती है, गोभी फूल गोभी जानते होंगे, फूल गोभी। ये फूल गोभी का भैया जहाँ पर देखा जाए ना हरा हरा कलर का होता है ना। ये जो फूल गोभी होती है वो सफेद होती है, ब्रोकली जो आपकी होती है उसमें क्या होता है वो हरा होता है। तो ब्रोकली के बारे में काफी लोग खाद्य पदार्थ में इसको यूज करते हैं। तो ये ब्रोकली सब्जी जो आई है वो किस परिवार से लाई गई है? यानी ये जो आपकी है सब्जी याद रखना फूल गोभी से है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन और आपका भी हो जाएगा, फूल गोभी आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर आंसर आप लौकी थोड़ा हो जाएगा, ब्रोकली लौकी नहीं। हमने बताया फूल गोभी जो होती है वो सफेद ऊपर होती है और ब्रोकली उसमें हरा हरा पूरा होता है, वो आप कहेंगे फूल गोभी परिवार से संबंधित है। आसान आपका आंसर था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है जो कि आपकी करंट अफेयर से है। हमने कहा सर जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्वकर्ताओं को किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी सर 1 की अगर बात करते हैं तो याद रखना है ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो उस समय जो आपके उसका नेतृत्व कर रहे थे तो ऐसे लोगों को सैन्य पुरस्कार दिया गया है। ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिया गया है। क्या दिया है? सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है महिलाओं द्वारा संचालित किया गया स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है। स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का नेतृत्व किया है सजी आपके पीयूष गोयल जो कि आपके मुंबई में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2026 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डे मिशन की योजना बनाई है और इस योजना का मिशन आपके रूस ने बनाया है जो कि आपको पढ़ाया है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन आपसे अगला है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव को शुभारंभ और लोगों का अनावरण जो किया गया है वो सभी कहां पर किया गया है? खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये हो चुका है, ये आपके श्रीनगर में किया गया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक नया AI संचालित कॉरिडोर शुरू किया है। तो सर याद रखना है एक नया AI संचालित कॉरिडोर है, शुरुआत जो किया है वो आपके दुबई ने किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। करंट अफेयर जो आपको पढ़ के जाना है, हमने कह दिया है कि आपको करंट अफेयर जुलाई से कम आपको पढ़ के जाना है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब 6 माह की करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन आपको लगभग मिलेंगे करंट अफेयर से, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला है हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मानवतावादी दिवस जो मनाते हैं वो 19 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। कोलंबो में आयोजित किया गया 12वां भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास हुआ, इसका नाम क्या दिया गया है? इसी के नाम से आपका है साइक्लोनिक्स 25। ये कोलंबो में आयोजित किया गया था, भारत श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है साइक्लोनिक्स 25। अगला दिया है भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, यानी भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एक लक्ष्य स्थापित किया है 2035 तक भारत का खुद एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी जुलाई 2025 में भारत के निर्यात वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो दोस्तों याद रखना है 9 की अगर बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी आपका आरओ एग्जाम आपका हुआ था, आप लोगों में से लगभग 25% से ज्यादा लोगों ने आरओ एग्जाम में आप बैठे होंगे और वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा ये जीके से रिलेटेड आपका था, लेकिन पूछा गया था कि जो आपकी जीडीपी है उसमें देखा जाए जो आपका फोकस है यानी किस चीज का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान जो आपका है 2025 में ये वृद्धि निर्यात में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का रहा है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नए इनकम टैक्स बिल 2025 में करदाता अपने रिटर्न कितने वर्षों तक अपडेट कर सकते हैं,
यानी 10 की बात करते हैं तो आपके 4 वर्षों है ना, 4 वर्षों तक अपडेट कर सकते हैं आप, कंपल्सरी हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर जी जो आपका जीएसटी यानी जीएसटी में जो संशोधन हुआ है 2025 में, उसमें जैसे जीएसटी महोत्सव आप लोगों ने खूब उसका लाभ उठाया है। जीएसटी महोत्सव की बात करते हैं तो उसके आपके 2 दर आपके हैं, यानी 2 स्लैब आपके रखे गए हैं, और 2 स्लैब जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता देना है कि 2 स्लैब जो आपके हैं वो कौन कौन सा परसेंट है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम आपको कल से जो आपकी क्लासें होंगी थोड़ा सा आधुनिक तरीका में आपका है, चाहे वो आपका जीके हो या आपकी हिंदी हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।